अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मरियम अज़ीज़ का तुम साथ रहना छोटा-सा एक नॉवल लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं तुम साथ रहना। वो पाइप हाथ में लिए गुनगुनाते हुए पौधों को पानी दे रही थी, जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी थी। पापा इतनी जल्दी आ गए? वो पाइप क्यारी में रखकर तेजी से किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। जाली का दरवाजा खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुई, सुल्तान साहब किचन में ही खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली गई थी? कब से ढूंढ रहा हूँ। यहीं थी पापा, पीछे लॉन में पौधों को पानी दे रही थी। आज आप जल्दी आ गए। हाँ, आज साजिद भाई ने आना था, मुझे पता था। मेरी बेटी अकेली होगी, सोचा चलो उसकी कुछ हेल्प करवा दूँ। वो हँस पड़ी थी। मेरी हेल्प के लिए सकीना थी, मेरे साथ दूसरा। मुझे कुकिंग आती है पापा, आपने मुझे बिल्कुल ही निकम्मा समझ लिया है। चाय बनानी आती है, ऑमलेट भी बना लेती हो, गोभी गोश्त भी बना लेती हो, इतना मुझे पता है। उसके अलावा अगर कुछ आता है तो बताओ। उनका अंदाज चैलेंज करता हुआ था। ओके, उसे जैसे उनका चैलेंज कबूल किया था। ये देखें, फ्राई फिश बनाई है और मैंने बनाई है। उसने सीने पर उँगली रखकर कहा। और ये कोफ्ते। वाह भई! ये तो कमाल हो गया। वो बेसाख्ता खुश होकर बोले। लेकिन एक बात बता दूँ, कोफ्ते रेडीमेड हैं। उसके बताने पर वो कहका लगाकर हँस पड़े। भले रेडीमेड हों, बनाए तो मेरी बेटी ने है ना। सकीना किधर गई है? उसे मैंने पास की बेकरी में भेजा है आइसक्रीम लाने। गुड। मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम चाय बनाओ। दोनों बाप-बेटी पीते हैं और साथ में गपशप करते हैं। वो सर हिलाकर चूल्हे की तरफ मुड़ गई। वो बड़े इन्हिमाक के साथ अपने नोट्स बनाने में मसरूफ़ थी जब सकीना दरवाज़ा खोल के अंदर आई थी। वो आपके ताया जी आ गए हैं। उसके बुरा सा मुँह बनाकर इत्तला देने पर आयशा को हँसी आ गई थी। उनको अपने घर चैन नहीं, आते भी इस वक़्त हैं जब खाने का वक़्त होता है। चलो गुस्सा छोड़ो, खाना तो तुम बना चुकी हो ना। आयशा बाहर आई थी। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में दाखिल होते ही उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ मौजूद 3 लोगों में से 2 ने जवाब दिया था और वो उसके ताया और उसका कज़न साथ था, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। और उसकी ताई ज़ुबैदा, जिन्होंने उसके सलाम का जवाब देने की ज़हमत नहीं की थी, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थीं। उसे भी वो पसंद नहीं थीं, सो वो उन्हें नज़रअंदाज करते हुए ताया जी की तरफ बढ़ी और उनसे प्यार लेकर सामने सोफ़े पर बैठ गई। और आयशा बेटी, क्या कर रही हो आजकल? कुछ खास नहीं ताया जी, सुबह कॉलेज फिर घर, यही रूटीन है। तो बेटा सारा दिन बोर नहीं होती, कभी हमारी तरफ भी चक्कर लगा लिया करो। सुल्तान भी कम ही आता है, मैं ही आ जाता हूँ। वो उनके शिकवे के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा ही सकती थी, क्योंकि जो जवाब उसके पास था उन्हें पसंद ना आता। अब्बू जी, दरअसल हमारी कज़न का स्टैंडर्ड नहीं कि वो हमारे छोटे से घर में आए। ये उसके कज़न साद ने तबसरा किया था। आयशा की मुस्कुराहट सिकुड़ गई थी और उसका चेहरा देखकर ताया जी ने ज़बरदस्ती घूरी से नवाजा था। ताई जी को शायद अपने बेटे की गुस्ताखी में शान में ये गुस्ताखी पसंद नहीं आई थी। वो भी कुटिले अंदाज में बोली थी। हाँ, तो साद गलत क्या कह रहा है? कब आती है आयशा हमारी तरफ? इतनी दफ़ा बुलाया है, ये हम ही हैं जो ढिठों की तरह इनसे मिलने आ जाते हैं। आयशा को एकदम बहुत गुस्सा आया था। ज़ुबैदा, साजिद साहब ने गुस्से से उनका नाम लिया, तो वो जो मज़ीद बोलने का इरादा रखती थीं, मुँह ही मुँह में बुदबुदा कर रह गईं। तभी सुल्तान साहब कमरे में दाखिल हुए थे। वो उठकर किचन में आ गई। सकीना तेज़ी के साथ काम निपटा रही थी। सकीना, तुम ये बर्तन डाइनिंग टेबल पर लगाओ, मैं ये सलाद बनाती हूँ। उसके हाथ से छुरी लेकर उसे उसे डाइनिंग रूम भेजा था। सलाद काट कर उसे कबाब भी फ्राई कर लिए। अब वो डिश में उन्हें निकाल कर यूं ही खड़ी थी। उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था और उसका अंदर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। बाजी, वो अपनी सोच में थी जब सकीना की आवाज़ पर चौंकी। सब चीज़ें रख दी हैं और सब बैठ गए हैं। बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। वो सिर्फ़ इतना ही कह सकी। सकीना, तुम ऐसे मत जाना, खाना यहीं खा लो। जी बाजी, वो ताबेदारी से सर हिलाकर काउंटर की तरफ मुड़ गई। आयशा बेटा, कहाँ हो? खाना ठंडा हो रहा है। अब के सुल्तान साहब ने खुद उसे आवाज़ दी थी और वो जानती थी, एक तो वो उसके बगैर खाना नहीं खाते और अब वो ना गई तो वो खुद आ जाएँगे। वो अंदर की तरफ बढ़ गई। खाना खाने के बाद उसे चाय और बिस्किट ट्रॉली में सेट किए और सकीना को ट्रॉली लाउंज में लाने का कहकर खुद लाउंज में आ गई। सबको चाय सर्व करके वो सुल्तान साहब के पास बैठ गई। सुल्तान, तुम तो अच्छे खासे हँसमुख हो। ज़रीना भी बड़ी खुशमिज़ाज और मिलनसार थी। आयशा तो तुम दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़ुबैदा बेगम ने अबरू उचकाकर एक दफ़ा फिर आयशा की ज़ात को हदफ बनाया था। आपकी गलतफ़हमी है भाभी। मेरी बेटी बहुत खुशमिज़ाज है। बस बात इतनी सी है कि इसका दिल किसी-किसी से मिलता है। सुल्तान साहब को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन जवाब उन्होंने काफ़ी ठंडे अंदाज में दिया था और उनके जवाब पर आयशा के होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी।
बिल्कुल ठीक कहा तुमने सुल्तान, हमारी आयशा वाक़ई बहुत बड़ी अच्छी बच्ची है। साजिद साहब ने एकदम बात को सँभाला था। ख़ैर तुम ये बताओ सुल्तान, वो जो ऑर्डर था जिस काम का तुम बता रहे थे कि वो पे नहीं कर रहे, उन्होंने पेमेंट दी या नहीं? नहीं भाई जी, अभी तक तो नहीं, उल्टा रोज़-रोज़ धमकियाँ मिलती हैं। सुल्तान साहब के कहने पर आयशा ने चौंक कर उन्हें देखा। तुमने पुलिस को तो इत्तला नहीं की? नहीं, अभी तो नहीं की, लेकिन अब लगता है उनकी मदद लेनी होगी। नहीं, नहीं, साजिद साहब तेज़ी से बोले, पुलिस को इन्वॉल्व ना करो, वो मज़ीद तंग करेंगे। मैंने तुमसे कहा भी था, साथ को साथ रख लो, बेटा कोई है नहीं तुम्हारा और इतनी दौलत है। लोग इसलिए भी शेर हो जाते हैं। उनकी बात सुनकर सुल्तान साहब मुस्कुरा दिए थे। अब इतना भी अंधेर नहीं पड़ा भाई साहब, आप परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लूँगा। साजिद साहब ने एक नज़र साथ पर डाली और खामोश हो गए। आयशा के बारे में क्या सोचा है? इंशाल्लाह जल्द ही खुशखबरी सुनेंगे आप। उनके मुस्कुराकर जवाब देने पर ना सिर्फ उन सब ने बल्कि आयशा ने भी चौंक कर उन्हें देखा था। क्या मतलब, क्या तुमने तय कर लिया है? साजिद साहब की आवाज़ में परेशानी थी। जी, यही समझें, लड़का बहुत अच्छा है। सुल्तान साहब मुतमईन लहजे में बोले। अब की बार आयशा परेशान हो गई थी। उसके पापा तो उससे छोटी से छोटी बात भी डिस्कस करते थे। इतनी बड़ी बात, उसकी ज़िंदगी का फैसला उन्होंने अकेले कैसे कर लिया? उससे पूछा भी नहीं। चले अब्बू, साद एकदम खड़ा हो गया था और उसके साथ ताया जी और ताई भी खड़ी हो गई थीं। सुल्तान साहब उनको रुखसत करने बाहर चले गए थे। वो वहीं सोफे पर बैठी रही थी। एक तो तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती, अपनी जुबान को लगाम क्यों नहीं देती तुम? साजिद साहब ने पीछे मुड़कर गुस्सैली नजर अपनी बीवी पर डाली। जवाबन उन्होंने भी गुस्से से अपने सरताज को देखा। ना, ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम्हें क्या जरूरत थी आयशा के बारे में उल्टी सीधी बकवास करने की? कुछ तो खुदा का खौफ खाएं साजिद, मैंने क्या उल्टा सीधा कहा? उस जैसी मगरूर बदमिजाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और क्या अब्बू, वो कज़न है मेरी, लेकिन मजाल है उससे कभी सीधे मुँह बात की हो। आपके ड्राइव करता हुआ साथ भी जले हुए अंदाज में बोला था। उसे चाचू की दौलत और अपनी खूबसूरती का कुछ ज़्यादा ही मान है। अच्छा, बस ज़्यादा फ़ज़ूल बोलने की ज़रूरत नहीं। ना तो वो मगरूर है, ना बदतमीज़। जिस तरह की तुम तंज़िया गुफ्तगू करती हो ज़ुबैदा बेगम, अच्छा खासा बंदा तुमसे दूर हो जाए। अब्बू मेरी समझ में नहीं आता, आप उसकी इतनी तरफ़दारी क्यों करते हैं? आपके साथ नाराज़ी से बोला। इंसान कभी तो अकल से काम लेता है। क्या तुम लोग नहीं जानते मैं क्या चाहता हूँ? तुम लोग मेरा बना बनाया काम खराब करोगे। उनकी बात समझकर जुबैदा ने हुंकारा भरा था। जो आप सोच रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। सुल्तान कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे को नहीं देगा। जुबैदा ने तंजिया अंदाज में कहते हुए साजिद साहब को देखा। मुंह अच्छा ना हो तो बात ही अच्छी कर लिया करो। जुबैदा बेगम तिलमिला कर रह गई थी। आपकी भतीजी की तो अच्छी शक्ल है ना, तो कर ले फिर बात। आपको जब टका सा जवाब मिलेगा तो हो जाएगी तसल्ली भी। उन्होंने नाराज़ी से कहते हुए मुँह दूसरी तरफ फेर लिया। तुम अपनी चोंच बंद रखो, मैं खुद सब सँभाल लूँगा। अब की बार कोई नहीं बोला था, गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। हाय! वो अपने ध्यान में बैठी थी जब सिदरा ज़ोरदार आवाज़ में बोलती हुई धप से उसके करीब बैठ गई। क्या बदतमीज़ी है ये? आयशा ने नाराज़ी से उसे देखा। तुम्हें क्या हुआ है? ये मुँह क्यों बना रखा है? कुछ नहीं यार, कल ताया जी आए थे। वो भुजे हुए लहजे में बोली। हाँ, तो इसमें नया क्या है? नया वो है जो मैंने सुना। मुझे पापा कई दिन से परेशान लग रहे थे। वो तो कल पता चला कि कोई उन्हें धमकियाँ दे रहा है। दूसरे पापा ने किसी को मेरे लिए पसंद कर लिया है। हैं? सिद्रा ने हैरत से उसे देखा। मैं रात से बहुत परेशान हूँ। बात है तो परेशानी वाली। क्या ये पता नहीं चला कि कौन लोग हैं जो धमकियाँ देते हैं? बिज़नेस राइवल ही हो सकते हैं। और वो जो पसंद किया है वो कौन है? पता नहीं, मैं सुनकर इतनी शॉक्ड हुई थी कि कुछ पूछ ही नहीं सकी। पापा मुझसे पूछे बगैर मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कैसे कर सकते हैं? उन्हें अच्छी तरह पता है कि मैं अपनी आदत के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करती। कज़ा के एक अनजान और ऐसा शख़्स जिसे मैं जानती भी नहीं, उसके साथ सारी ज़िंदगी। और सिदरा, शायद पापा की खुशी के लिए मैं ऐसा कर भी लेती, अगर हुज़ैफ़ा मेरी ज़िंदगी में ना होता। हुज़ैफ़ा को बताया इस बारे में? नहीं, और मैं उसे बताना भी नहीं चाहती। पहले मैं पापा से बात करना चाहती हूँ। तो अपना मूड ठीक करो। मुझे यकीन है अंकल ने अगर ऐसा कहा है तो उसकी कोई वजह ज़रूर होगी। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया था। आयशा, दस्तक के बाद उसके नाम की पुकार सुनाई दी, तो वो जो औंधे मुँह लेटी थी उठकर बैठ गई। क्या बात है बेटा? पापा कब से अपनी गुड़िया का इंतज़ार कर रहे हैं। सॉरी पापा, मुझे पता ही नहीं चला। वो बाल समेटते हुए उठकर बैठ गई। वो सामने सोफ़े पर बैठकर गौर से उसे देखने लगे। तबीयत ठीक है? जी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ऑफिस से आया हूँ और मुझे मेरी गुड़िया का चेहरा नजर नहीं आया। आयशा की आंखों में आंसू आ गए थे जिनको छुपाने के लिए उसने सर झुका लिया था। आयशा, तुम जानती हो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, बोलो क्या बात है? उसने नजरें उठाकर उन्हें देखा तो एक एक के बाद दूसरा आंसू उसकी आंख से निकला। वो एकदम परेशान होकर उसके पास आए थे। आयशा मेरी जान, कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा है?
वो उसका चेहरा देखते हुए पूछ रहे थे। पापा, कल आप ताया जी से कह रहे थे, आपने मेरे लिए किसी को पसंद कर लिया है, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। उसके आंसुओं में रवानी आ गई। पहले तो वो समझे ही नहीं और जब बात समझ में आई तो वो कहका लगाकर हंस पड़े। आयशा ने नाराज़ी से उन्हें देखा। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है पापा। आपकी वो संजीदगी से बोली तो सुल्तान साहब को भी सीरियस होना पड़ा। तुम साथ से शादी करना चाहती हो? जी, वो उनके इस सवाल पर बेहद हैरान हुई थी और अगले ही पल बड़े बेसाख्ता अंदाज में उसका सर नफ़ी में घूमा था। तो बस इसलिए कहा था, साजिद भाई पहले भी कितनी बार बातों-बातों में ये बात कर चुके हैं और उस वक़्त भी मुझे लगा यही बात करने वाले हैं। और आयशा को लगा उसके दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ हटा हो। पापा, आपको पता है मैं कल से कितनी परेशान हूँ, आप कम से कम मुझे तो बता देते। उसे दोनों हाथों से आंखें साफ करते हुए मुस्कुराकर उन्हें देखा। और अगर सचमुच ऐसी बात हुई आयशा, जैसे मैंने कहा है तो? छोड़े ना पापा, ऐसा है तो नहीं ना? अब वो काफ़ी हल्की-फुल्की हो चुकी थी। चलें खाना खाते हैं और मुझे पता है आपने भी नहीं खाया होगा। वो उनका बाजू थामकर उन्हें उठाते हुए बोली। हाय! हाय की आवाज़ पर उसे सर उठाकर देखा जहाँ हुज़ैफ़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। हाय! जवाबन वो मुस्कुराकर बोली। कैसी हो? वो उसके सामने बैठते हुए बोला। तुम्हें कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह खूबसूरत। अच्छा बस, आयशा ने उसे टोक दिया। कल क्यों नहीं आए थे? हुज़ैफ़ा की मुस्कुराहट मद्धम पड़ गई। बस ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं थी। और तुम बताओ, तुम मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रही थीं? और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रही थीं? बस ऐसे ही मूड ठीक नहीं था। उसके मुँह बनाने पर हुज़ैफ़ा कहका लगाकर हँस पड़ा। बदला लेने में तो तुम्हारा कोई सानी नहीं। ऐसी ही हूँ मैं, जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो, वो शरारत से देखते हुए बोला। पता है, वो खड़ी हो गई तो हुज़ैफ़ा भी हँसता हुआ खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो? उसे क्लासरूम की तरफ बढ़ता देखकर वो पूछने लगा। ज़ाहिर-सी बात है क्लास लेने, वो पीछे मुड़कर जताते हुए अंदाज में बोली। हाँ, लेकिन मैं नहीं जा रहा, मुझे घर जल्दी जाना है और हो सकता है मैं 2-3 दिन तक ना आऊँ। वो कहते हुए अपने मोबाइल पर मैसेज भी चेक कर रहा था। मुसलसल खामोशी पर उसे सर उठाया। आयशा बड़े संजीदा अंदाज में उसे घूर रही थी। क्यों, क्या हुआ? वो हैरानी से बोला। क्या मैं पूछ सकती हूँ इतनी गैर हाज़िरी की वजह? यार घर में कुछ काम है। क्या काम? वो बाकायदा इजराह पर उतर आई थी। है ना बस। वो कुछ झुंझुलाकर बोला तो आयशा गुस्से से मुड़ी थी। हुज़ैफ़ा, तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो? आई एम सॉरी आयशा, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन यार मैं बहुत परेशान हूँ। हुज़ैफ़ा के तासुरात इतनी बेचारगी लिए हुए थे कि उसे अपना गुस्सा एक तरफ रखना पड़ा। मुझे पता है तुम परेशान हो और इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे। हुज़ैफ़ा ने गहरा सांस लिया। घर में कुछ प्रॉब्लम है। क्या? हुज़ैफ़ा बताने के बजाय नज़रें चुराने लगा। पापा का ऑपरेशन है, 70,000 की ज़रूरत थी। 30,000 का इंतज़ाम हो गया है लेकिन 40 अभी बाकी हैं और डॉक्टर ऑपरेशन तब करेंगे जब फुल अमाउंट जमा करवाई जाएगी। अब की बार आयशा ने गहरा सांस लिया। हुज़ैफ़ा, इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो? हुज़ैफ़ा ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा। आयशा, 40,000 तुम्हारे लिए मामूली बात होगी लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी रकम है। एक लम्हे के लिए आयशा चुप की चुप रह गई, फिर बोली, मेरा मतलब वो नहीं था हुज़ैफ़ा। लेकिन तुम मुझसे डिस्कस करते तो इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़ता। मैं कल तुम्हें 50,000 रुपए दे दूँगी। हुज़ैफ़ा ने चौंक कर उसे देखा। नो आयशा, मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा था। मेरा ज़मीर बिल्कुल गवारा नहीं करेगा कि मैं तुमसे रकम लूँ। तो तुम कैसे अरेंज करोगे? उसके सवाल पर वो बालों में उँगलियाँ चलाने लगा। भाई भी कोशिश कर रहे हैं और मैं भी। देखो कुछ न कुछ हो जाएगा। और अगर कुछ ना हुआ तो क्या अंकल इतने दिन तकलीफ़ में रहेंगे? नहीं हुज़ैफ़ा, तुम्हें ये पैसे लेने होंगे। लेकिन आयशा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस हुज़ैफ़ा, वो दो टोक अंदाज़ में बोली तो हुज़ैफ़ा मुस्कुरा कर रह गया। ओके, मैं इतनी बड़ी रकम ऐसे नहीं ले सकता। तुम्हें ज़रूर वापस करूँगा लेकिन थोड़ा वक़्त लगेगा। आयशा ने सर हिलाने पर इत्तेफ़ाक किया था। ये आज शहज़ादी साहिबा ने मुझ गरीब के घर आने की ज़हमत कैसे की? सिदरा ने जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। शहज़ादी साहिबा का मूड था कि गरीब लोगों के घर जाया जाए। वो बेनियाज़ी से बोली तो सिदरा हस्बे आदत खिलखिलाकर हँस पड़ी। आज तुम कॉलेज नहीं आई तो सोचा तुम्हारी खैरियत पता करती चलूं। सिदरा मुस्कुराई। घर में बहुत खामोशी है। आयशा ने खामोशी महसूस करके पूछा। हाँ, सब बाहर गए हैं और अलीना सो रही है। उसने अपनी छोटी बहन का नाम लिया। तुम बैठो, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं, छोड़ो, मेरे पास बैठो। रुको, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। सिदरा के जाने के बाद उसने गहरा सांस लिया और दिल में अल्फाज तरतीब देने लगी जो वो बात करने आई थी। और पूरे 5 मिनट बाद सजी हुई ट्रॉली के साथ सिदरा उसके सामने थी। वाह! बड़ी फ़ास्ट सर्विस है। आयशा बशाश लहजे में बोली। केक लो ना। उसको आहिस्ता-आहिस्ता काँटे से कबाब खाते देखकर सिदरा ने कहा। नहीं यार, दिल नहीं कर रहा। सिदरा ने गौर से उसका चेहरा देखा। अब वो बात कह दो जिसको कहने की तुम कब से कोशिश कर रही हो।
आयशा को हैरत नहीं हुई। पापा के बाद एक वही थी जो उसे समझती थी। मुझे 20,000 की ज़रूरत है। सिद्रा को झटका लगा था। मगर क्यों? आयशा होंठ काटने लगी थी। हुज़ैफ़ा को पैसों की ज़रूरत है। सिद्रा मुँह से कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके माथे पर बल पड़ गए थे। उसने नहीं माँगी, मैं खुद उसकी मदद करना चाह रही हूँ। उसके फ़ादर सीरियस हैं और ऑपरेशन के लिए रकम की ज़रूरत है। वो काफ़ी परेशान है और मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम बहुत गलत कर रही हो आयशा। उसे पैसे माँगने के लिए तुम ही नज़र आती हो। उसने मुझसे कोई डिमांड नहीं की। मैंने खुद फ़ोर्स किया था कि वो मुझसे पैसे ले ले। वो तो नहीं ले रहा था। सिद्रा ने गुस्से से सर झटका। उसकी शर्ट पुरानी हो गई तो तुम्हें फ़िक्र लग जाती है। उसका मोबाइल गुम हो गया तो ये भी तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसे 40,000 का मोबाइल खरीद कर दो। तुम्हारा बस चले तो शायद अपना बंगला भी उसके नाम लिख दो। सिद्रा प्लीज़, मैं यहाँ तुम्हारी लानत मलामत सुनने नहीं आई। 50-60 हज़ार मेरे लिए कोई मसला नहीं। मैं दे सकती हूँ, लेकिन मेरा और पापा का जॉइंट अकाउंट है। मैं विदाउट एनी रीज़न इतने पैसे नहीं निकाल सकती, इसलिए तुम्हारे पास आई थी। 20,000 तुम दे दो, बाकी मैं कर लूँगी। वो अपना हैंड बैग पकड़कर खड़ी हो गई तो सिद्रा ने तेज़ी से उसका बाजू थाम लिया और उसके सामने खड़े होकर उसे दोनों बाजुओं से थाम लिया। मैं ना तो तुम पर लानत मलामत कर रही हूँ और ना ही तंज़। मैं तुम्हें बस समझा रही हूँ, ये जो तुम कर रही हो ये गलत है। सिदरा, मैं ना तो बच्ची हूँ और ना नादान, ना समझ। तुम जानती हो मैं हुज़ैफ़ा को पसंद करती हूँ। और तुम ये भी जानती हो ना कि तुम्हारे और हुज़ैफ़ा के स्टेटस में कितना फ़र्क है। अंकल जिन्होंने तुम्हें शहज़ादियों की तरह पाला है, वो हुज़ैफ़ा के साथ तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। तुम्हारी और हुज़ैफ़ा की लाइफ़स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आयशा एक पल के लिए खामोश हो गई थी। मुझे पता है सिदरा, लेकिन मैं पापा को मना लूँगी और जैसा तुम हुज़ैफ़ा के बारे में सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। उसे मेरी दौलत से कुछ गर्ज़ नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। तुम पछताओगी आयशा, मैंने उसकी आँखों में लालच देखा है, कभी उसे आज़मा के देखना। मुझे उस पर पूरा यकीन है। सिदरा उसके पुरयकीन अंदाज़ पर उसे देखकर रह गई। अब बोलो, दे रही हो या नहीं? सिदरा ने गुस्से से उसे देखा। कल कॉलेज ले आऊँगी, अभी नहीं है मेरे पास। सिदरा नाराज़ी से बोली, जबकि आयशा मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। मुझे पता था मेरी दोस्त कभी मुझे इनकार नहीं कर सकती। तभी उसके मोबाइल पर बेल हुई थी। पापा आ गए। स्क्रीन देखकर वो जल्दी से बोली, कल याद से ले आना। कमरे से निकलने से पहले वो याद दहानी करवानी नहीं भूली थी। उसे थोड़ा-सा दरवाज़ा खोलकर देखा। पापा बिस्तर पर नीम दराज़ थे और एक एल्बम उनके आगे खुला था। पापा, आ जाऊँ? उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए पूछा। आओ बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो कहने के साथ उठकर बैठ गए। आपकी तबीयत ठीक है? वो उनको देखती हुई सामने बैठ गई। मैं ठीक हूँ गुड़िया, वो मुस्कुराकर बोले। पर मुझे तो ठीक नहीं लग रहे। कितने दिन से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान हैं। तुम्हारा वहम है, ये बताओ क्या कर रही थीं? मूवी पर आपका वेट कर रही थी। आप नहीं आए तो देखने आई थी, सो तो नहीं गए? लेटा तो सोने के लिए था, पर नींद नहीं आई। तुम्हारा बचपन याद आ रहा था तो ये एल्बम लेकर बैठ गया। ये तस्वीर देखो। ये तुम 6 माह की हो, तुम्हारी माँ देखो कितनी खुश थी तुम्हें गोद में लिए। बारहा देखी हुई तस्वीरों को वो फिर से इश्तियाक से देखने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ पापा कि मैं मामा की तरह खूबसूरत हूँ। तो वो कहकहा लगाकर हंस पड़े। नहीं, तुम अपनी मामा से ज़्यादा खूबसूरत हो। वो हंसकर एल्बम का अगला सफ़ा पलटने लगी। पापा, एक बात पूछूं? हुँ। मामा की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी। आप भी तब यंग थे, फिर भी आपने शादी नहीं की। कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन फिर भी पापा, मुझे पता है आप मामा से बहुत प्यार करते थे। लेकिन मामा के बाद आपको हक था कि आप शादी करते। मैं जब आपको उदास, चुप देखती हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी बात पर वो हँस पड़े थे। अब इस उम्र में तो शादी करने से रहा। पापा, मज़ाक में मेरी बात को ना टालें। आई एम सीरियस, वो मुँह बसूर कर बोली। ये सच है, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं उसकी जगह किसी और को दूँ। लेकिन सबसे बड़ी वजह तुम थीं। मैं तुम्हें सौतेलेपन का दर्द नहीं देना चाहता था। मैंने सौतेलेपन का दर्द बर्दाश्त किया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस दर्द से आशना हो। लेकिन पापा, ताया जी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपने भी कभी उन्हें सौतेला नहीं कहा। वो तो मैं अब भी नहीं कह रहा, लेकिन उनकी वालिदा ने कभी मुझे अपना बेटा नहीं समझा। वो अज़ियतें जो उन्होंने मुझे दी थीं, अब भी इतने बरस गुज़र जाने के बाद भी मुझे जब जब याद आती हैं तो मैं काँप जाता हूँ। छोड़ें पापा। उन्हें डिप्रेस देखकर उसने मौज़ू बदल दिया। ये कौन है पापा? उसने एक ग्रुप फ़ोटो पर उँगली रखी थी। ये सुल्तान साहब ने मुस्कुराकर उस तस्वीर को देखा। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नवाज़िश और ये उनकी वाइफ़ नवाज़िश, तुम्हारी मामा का कज़न भी था। ये अब कहाँ है पापा? मैंने तो इतने सालों से कभी इन्हें नहीं देखा। तुम्हारी मम्मा की डेथ के बाद ये लोग अमेरिका चले गए थे। मेरा फ़ोन पर उनसे राब्ता था। अब नवाज़िश का फ़ोन आया था कि वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। आयशा ने हैरत से उनकी खुशी देखी। मैंने पहले आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। हाँ, मैं वाक़ई बहुत खुश हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त, मेरा हमराज़, मेरा हमदर्द है। उससे मैं अपनी हर परेशानी शेयर कर सकता हूँ।
पापा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा क्या है जो आप मुझसे नहीं अपने उस दोस्त से शेयर करना चाहते हैं, जिनसे आप सालों से नहीं मिले? अरे मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं, बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो जल्दी घबरा जाता हूँ। बस हर वक़्त तुम्हारी फ़िक्र ही रहती है और तुम्हारे मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, सिवाय नवाज़िश के, और उसके आते ही मैं तुम्हारे फ़र्ज़ से सुपरदोश हो जाऊँगा। पापा, आपको हर वक़्त मेरी शादी की फ़िक्र क्यों रहती है? क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ कि आपका दिल चाहता है मैं आपसे दूर चली जाऊँ? उसकी आँखों में आँसू आ गए थे। सुल्तान साहब ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। आयशा, मैं कब चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ? बस किसी नुकसान से डरता हूँ, इसलिए चाहता हूँ तुमको किसी मज़बूत हाथों में सौंप जाऊँ, तो जो तुम्हारा मुझसे ज़्यादा ख़्याल रखे, मुझसे ज़्यादा प्यार करे। पापा, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं जो मुझे आपकी तरह प्यार करे। है ऐसा एक घर जहाँ तुम्हें प्यार करेंगे। उनकी मुस्कुराती आवाज़ पर वो सर उठाकर उन्हें देखने लगी। नवाज़िश और सलमा ने जब तुम छोटी थीं तभी मुझसे और ज़रीना से तुम्हें माँग लिया था। पापा, हैरत की शिद्दत से उसके आँसू जम कर रह गए। ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन मुनासिब वक़्त का इंतज़ार कर रहा था। उस दिन जब तुमने मेरी बात पर यूँ रिएक्ट किया तो मुझे लगा ये बात तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, ताकि तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहतीं, लेकिन ख़ैर देर तो अभी नहीं हुई। वो कितनी देर खामोशी से उनका चेहरा देखती रही। आयशा, उनकी पुकारते ही जैसे वो फट पड़ी थी। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं पापा? एक बात जो कभी बचपन में की गई थी, आप उसे मेरी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं? वो लोग इतने सालों से बाहर हैं, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? उनके बेटे के बारे में, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो करता क्या है, दिखता कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं? वो फ़ाइनेंशियली कैसे हैं, कुछ पता है आपको? उसका चेहरा ज़ब्त के मारे सुर्ख हो गया था। आयशा, नहीं पापा, आप मेरी बात सुनें। आप मुझे जान कहते हैं और मुझे अंधे कुएँ में धकेलना चाहते हैं। सिर्फ़ ये कि वो आपके दोस्त का बेटा है, चाहे वो ड्रग एडिक्ट हो, चोर हो, स्मगलर हो, कहीं वेटर हो, स्वीपर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, लेकिन मैं उससे शादी कर लूँ क्योंकि वो आपके दोस्त का बेटा है। पापा, मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ, लेकिन ये नहीं। जिस इंसान को मैंने कभी देखा नहीं, जिसे मैं जानती नहीं, उससे मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? वो खड़ी हो गई थी। आयशा, उन्होंने उसे आवाज़ दी थी, लेकिन वो कमरे से बाहर निकल गई थी। अजीब-सा एहसास था जिसने उसके सोए हुए असाब को बेदार किया था, लेकिन अपनी अपनी दुखती आँखों को खोलने के लिए उसे काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था। उसके करीब रखा उसका मोबाइल बज रहा था और पता नहीं कब से बज रहा था, क्योंकि उसके उसके हाथ बढ़ाने पर खामोश हो गया था। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल थामा। 10 मिस्ड कॉल्स थीं, वो भी हुज़ैफ़ा की। उसने दोबारा आँखें बंद कर लीं। उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल एक बार फिर बज उठा। आने वाली कॉल हुज़ैफ़ा की थी। हेलो, हेलो आयशा, कब से फ़ोन कर रहा हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रही? और कॉलेज क्यों नहीं आई? हाँ, बस ऐसे ही। अब की बार दूसरी तरफ खामोशी छा गई। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? रात से तबीयत ठीक नहीं। तुम बताओ, सिद्रा ने तुम्हें पैसे दे दिए थे? हाँ, मिल गए थे। थैंक यू वेरी मच आयशा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। इट्स ओके हुज़ैफ़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बाद में तुमसे बात करूँगी। ओके, टेक केयर। हुज़ैफ़ा ने भी मज़ीद बात किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। वो अब भी चित लेटी छत को देख रही थी। बेदार होते ही सारी सोचें फिर से दिमाग पर हावी होने लगी थीं। दस्तक पर उसने सामने देखा जहाँ सकीना खड़ी थी। "उठ गईं बाजी आप?" उसके मुस्कुराकर पूछने पर वो सिर्फ़ हूँ करके रह गई। "नाश्ता बनाऊँ आपके लिए?" वो उसके कमरे में बिखरी चीज़ें समेटते हुए पूछ रही थी। नहीं, अभी नहीं। पापा चले गए? जी, वो उनका फ़ोन आया था मगर मुझे कहकर गए थे कि आपको नाश्ते के बगैर कॉलेज ना जाने दूँ। आयशा कितनी देर गायब दिमागी से सामने देखती रही। पापा ने नाश्ता किया? थोड़ी देर बाद उससे सकीना से पूछा जो झुककर मैगज़ीन उठा रही थी। उन्होंने कभी आपके बगैर नाश्ता किया है? सकीना के जताते हुए अंदाज़ पर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, मैं आती हूँ। वो सकीना से कहकर खुद वॉशरूम में घुस गई थी। बाजी, सिदरा बाजी आई हैं। वो बड़ी बेदिली के साथ टीवी देख रही थी जब सकीना की ऊंची आवाज़ पर उसने लाउंज के दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से सिदरा और सकीना दाखिल हो रही थीं। उसके अंदर आते-आते सिदरा ने बगौर उसका जायज़ा भी ले लिया था। किसी एंगल से नहीं लग रहा कि तुम बीमार हो, तो कॉलेज से ऑफ करने का मतलब? ना सलाम, ना दुआ, और आते ही तुमने चढ़ाई कर दी, आयशा ने बुरा मानते हुए कहा। सकीना, तुम खाना लगाओ, हम आते हैं। सकीना के जाते ही सिदरा बोल पड़ी थी। अगर तुमने मुझे ये पूछने के लिए बुलाया है कि मैंने हुज़ैफ़ा को पैसे दे दिए हैं, तो उसका जवाब हाँ है, और अपनी तसल्ली के लिए तुम उसको फ़ोन करके कन्फ़र्म कर सकती हो। आयशा ने सामने टाँग पर टाँग रखकर झिल्लाती, मुतमईन बैठी सिदरा को गुस्से से देखा। मैंने तुमसे कुछ भी ऐसा पूछा? सिदरा ने कंधे उचकाए। कहा तो नहीं, पर मतलब तो वही था ना। अब की बार आयशा को हौसला जवाब दे गया था। दफ़ा हो जाओ तुम इस वक़्त। आयशा सुर्ख़ चेहरा लिए खड़ी हो गई थी। एक तो मैं इतनी परेशान हूँ और ऊपर से तुम्हारी बकवास बंद नहीं हो रही। और यहाँ आकर तुमने जो मुझ पर एहसान किया है उसके लिए मुझे माफ़ करो।
आखिर में उसकी आवाज़ भर आ गई, कहकर वो अपने कमरे की तरफ भागी थी। जबकि इस दौरान सिद्रा पूरी आँखें खोले हैं करती रह गई और फिर उसके पीछे भागी थी। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वो उसे दोनों टाँगें सोफ़े पर रखे बैठी नज़र आई, जबकि चेहरा उसे झुका रखा था। वो गहरा साँस लेती हुई उसके करीब जाकर बैठ गई। आयशा, उसके बुलाने पर भी वो टस से मस न हुई और उसके हिलते हुए वजूद से उसे अंदाज़ा हुआ वो रो रही है। आयशा, इधर देखो मेरी तरफ। सिदरा ने अब ज़बरदस्ती उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। उसकी आँखें और चेहरा दोनों रोने की वजह से सुर्ख हो रहे थे। हुआ क्या है? अंकल तो ठीक है ना? वो कुछ नहीं बोली, इसी तरह रोती रही तो सिदरा की परेशानी में इज़ाफ़ा हो गया। बोलो आयशा, मुझे अब घबराहट हो रही है। अंकल ठीक हैं? उसने बमुश्किल सर हिलाया। सिदरा ने दोनों आँखें बंद करके गहरा साँस लिया। तो फिर क्या हुआ है जो तुम इतना रो रही हो? अब कि सिदरा के चेहरे पर परेशानी की जगह उलझन नज़र आ रही थी। रात मेरी पापा से बात हुई थी और रात को जो-जो सुल्तान साहब ने उसे कहा और बताया था, वो सब आयशा ने सिदरा को बताया था। तुम बताओ मैं क्या करूँ? वो अब सिदरा से पूछ रही थी। तुमने अंकल को हुज़ैफ़ा के बारे बारे में बताया नहीं? मैं वक़्त का इंतज़ार कर रही थी, जब हम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते और हुज़ैफ़ा को जॉब मिल जाती। पहले की बात और थी, अब पापा की दोस्त का बेटा दरमियान में आ गया है। मुझे नहीं पता वो कैसा है, उसका बस प्लस पॉइंट ये है कि वो पापा के दोस्त का बेटा है। हो सकता है वो वेल ऑफ भी हो, वेल एजुकेटेड भी हो, तो पापा को तो रीज़न मिल जाएगा हुज़ैफ़ा को रिजेक्ट करने का, जो मैं नहीं चाहती। ये अचानक जो पापा के दोस्त का बेटा, वो यूँ दाँत पीस कर बोली जैसे पापा के दोस्त का बेटा उसके दाँतों के दरमियान हो। सिद्रा ने होठों पर हाथ रखकर अपनी बेसाख्ता हँसी को रोका था। क्या करूँ मैं? वो दोनों हाथ मलती हुई बेबसी से बोली। आयशा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि एक दफ़ा अंकल के बेटे से मिल लो? आयशा ने गुस्से से उसे देखा। तो इससे क्या होगा? होना क्या है? हो सकता है वो तुम्हें पसंद आ जाए। आखिर अंकल ने उसे पसंद किया है, कोई तो ख़ास बात होगी उसमें। वो दुनिया का बेहतरीन इंसान हो तब भी मुझे उससे शादी नहीं करनी और मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक पापा की बात है, वो तो खुद उससे नहीं मिले, ये तक नहीं जानते वो करता क्या है, दिखता कैसा है, कुछ भी नहीं जानते। बस इसीलिए कि वो उनके दोस्त का बेटा है, मैं उससे शादी कर लूँ और तुम भी उन्हीं की हामी हो गई हो, क्योंकि तुम्हें भी हुज़ैफ़ा पसंद नहीं। ठीक कह रही हो, मुझे हुज़ैफ़ा पसंद नहीं क्योंकि तुम्हारी आँखों पर तो पसंदीदगी की पट्टी बंधी है, जबकि हमें हकीकत साफ नज़र आती है, लालची धोखेबाज़। सिदरा, शट अप! आयशा ने नाराज़गी से उसे टोका। कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये दोनों बातें हुज़ैफ़ा में हैं। सिदरा ने सर झटका। वो समझ गई थी, बहस का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उसकी समझ पर पर्दा पड़ चुका था। तो इसका एक ही हल है, तुम अंकल को साफ-साफ अपनी ख़्वाहिश के बारे में बता दो। मेरे ख़्याल में अंकल के नज़दीक तुम्हारी खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आयशा पुरसोच अंदाज़ में अपने हाथों को देखने लगी। पापा मान जाएँगे? कुछ देर बाद उसने सिदरा से पूछा था। उम्मीद तो यही है, सिद्रा के कहने पर वो उसे देखती रह गई। वो पापा से नाराज़ थी और जानती थी वो उसे मनाने ज़रूर आएँगे, तो वो आज ज़रूर उनसे हुज़ैफ़ा के मुतालिक बात करेगी। वो कमरे में टहलते हुए अल्फ़ाज़ तरतीब दे रही थी जो उसे पापा से हुज़ैफ़ा की फ़ेवर में कहने थे। गाड़ी का मख़सूस हॉर्न बजते ही उसके कदम रुक गए थे और वो इज़्तिराबी अंदाज़ में उँगलियाँ मोड़ते हुए मुंतज़िर नज़रों से दरवाज़े को देखने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे सुल्तान साहब के बजाय साजिद साहब की आवाज़ सुनाई दी, तो वो हैरान होती हुई बाहर निकल आई और सामने का मंज़र उसे दहलाने के लिए काफ़ी था। पापा! वो तकरीबन चीखती हुई उनकी तरफ बढ़ी थी। ये क्या हुआ पापा? उनके बाजू और सर पर पट्टी बंधी थी और चेहरा बेतहाशा ज़र्द हो रहा था। वो सोफ़े पर बैठ गए थे और आँखें बंद करके सोफ़े की बैक से टेक लगा ली थी। पापा, वो उनके कंधे को हिलाते हुए रो पड़ी थी। उसके रोने पर उन्होंने आँखें खोलकर उसे देखा था। मैं ठीक हूँ आयशा, वो जब बोले तो नकाहत उनकी आवाज़ से ज़ाहिर हो रही थी। हुआ क्या है ताया जी? वो अब सोफ़े के पीछे खड़े साजिद साहब से पूछ रही थी। कुछ लोगों ने कुछ नहीं हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इससे पहले साजिद साहब कुछ बताते उन्होंने टोक दिया था। आयशा बेटा, अपने पापा के लिए कुछ खाने को लेकर आओ और साथ तुम चाचू को इनके कमरे में लेकर जाओ। और उसने चौंक कर सामने देखा जहाँ साथ खड़ा बघौर उसे देख रहा था। इतनी परेशानी में भी उसके माथे पर बल पड़ गए थे। ना जाने उसे साथ से इतनी नफ़रत क्यों थी? और सबसे ज़्यादा उसके देखने के अंदाज़ पर अंदर तक उतरती गंदी नज़रें। वो तेज़ी से उठकर किचन में गई थी, फ्रीज़र से गोश्त निकालकर उसे यखनी चढ़ाई थी। जब वो ट्रे लेकर दरवाज़े के करीब पहुँची तो उसे सुल्तान साहब की धीमी आवाज़ सुनाई दी थी। भाई साहब, आयशा के सामने कोई बात मत कीजिएगा, वो परेशान होगी। लेकिन सुल्तान, उसको पता होना चाहिए। नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा, बस उसे परेशान नहीं करना। वो ट्रे हाथ में पकड़े बाहर खड़ी बुरी तरह उलझ गई थी। ऐसी क्या बात थी जो पापा उससे छुपा रहे थे?
तुम कहो तो साथ को यहाँ छोड़ जाऊं? आयशा के माथे पर बल पड़ गए थे। वो दरवाजे को धकेलते हुए अंदर आ गई। जीती रहो। चाय की बहुत तलब महसूस हो रही थी। चाय का कप उन्हें पकड़ाकर वो साथ की तरफ बढ़ी, जिससे कप थामते हुए उसकी उंगलियों को भी मस किया था। एक करंट था जो उसके वजूद को लगा था। उसकी नजरें बेसाख्ता अंदाज में उसकी तरफ उठी थीं, जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने अपनी इस हरकत को एंजॉय किया हो। आयशा के होंठ भींच गए थे। थप्पड़ मारने की चाहत वो दिल में दबा गई थी। वो यखनी का प्याला लाकर सुल्तान साहब के पास बैठ गई। हाँ सुल्तान, तुमने जवाब नहीं दिया। साथ को यहीं रहने दूं? सुल्तान साहब ने आयशा की तरफ देखा, जिसे बड़े गैर महसूस अंदाज में सरनफी में हिलाया था। नहीं भाई साहब, इसकी जरूरत नहीं। मैं अब ठीक हूँ, और अगर जरूरत हुई तो मैं खुद साथ को फोन कर लूंगा। घर वाली बात है। यही तो मैं कह रहा हूँ, घर वाली बात है। तुम्हारा अपना खून बेटा बनकर रहेगा तुम्हारा। जो मैंने तुमसे बात की है, संजीदगी से सोचो इस बारे में। कहने के साथ उन्होंने सुल्तान साहब के कंधे पर हाथ रखकर दबाव डाला था। आयशा उनकी दरपर्दा बातों के पीछे छुपे पोशीदा मायने को अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन खुद पर जबर किए खामोशी से बैठी रही। उसे इस वक्त सिर्फ अपने बाप की फिक्र थी। सुल्तान साहब को मुसलसल खामोश देखकर साजिद साहब को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन ये वक्त तहम्मुल से काम लेने का था, वरना बना बनाया खेल खराब हो सकता था। कोई बात हो तो फोन कर देना। अल्लाह हाफिज। साजिद साहब के निकलते ही साथ सुल्तान साहब से हाथ मिलाकर चंद लम्हों के लिए उसके करीब रुका था, लेकिन उसने नजरों का जाविया बदल कर उसे नहीं देखा था। मायूस होकर वो बाहर निकल गया था। उनके जाते ही उसका खुद पर कंट्रोल खत्म हो गया था और आंसू निकल आए थे। आयशा, रो नहीं बेटा, मुझे तकलीफ होती है। पापा, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ भी नहीं बेटा, बताया तो है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। झूठ, मैंने गाड़ी देखी है, बिल्कुल ठीक है, एक खराश भी नहीं आई। एक पल के लिए सुल्तान साहब कुछ बोल ही नहीं सके। बोले पापा, रात में तुमसे नवाजिश की बात कर रहा था। आज उसका फोन आया कि वो पाकिस्तान आ गया है। मैं उसके घर जाने के लिए ऑफिस से निकला ही था कि 4-5 लड़के आए और मुझसे पैसे और मोबाइल मांगा। मेरी मज़ाहमत पर उन्होंने मुझे मारा पीटा और मेरा वॉलेट और मोबाइल छीन कर ले गए। मैं ज़मीन पर पड़ा था। इतनी सख्त नहीं थी मुझ में, ना हिल भी सकूं। इसी वक्त साजिद भाई और साद आ गए। आयशा परेशानी से उनका चेहरा देख रही थी। वो इस वक्त उनकी हालत की वजह से इतनी परेशान थी कि नवाजिश साहब के आने की खबर भी उसे सरसरी अंदाज में ली। हता कि हुज़ैफा भी उसके जहन से निकल गया था। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? आयशा ने हैरानी से सुल्तान साहब को देखा था। ऑफिस। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गए थे। पापा, कुछ दिन तो आराम कर लेते आप। मजबूरी है गुड़िया, बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। जाएंगे कैसे? साथ को बुलवाया है। आयशा ने बुरा सा मुंह बनाया। पापा, आप कोई ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद साथ का आना जाना। जानता हूँ बेटा, उन्होंने अपना मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा। आप तो जा रहे हैं ऑफिस में, घर में रहकर क्या करूंगी? मैं भी कॉलेज चली जाऊं? वो जो बाहर की तरफ बढ़ रहे थे तेजी से मुड़े थे। नहीं, तुम अभी कॉलेज मत जाओ। पर क्यों पापा? वो हैरत से बोली। बस कहा ना, कुछ अरेंजमेंट कर लूं फिर चली जाना। क्या अरेंजमेंट? वो पूछना चाहती थी, लेकिन फिर उनके आने पर टाल दिया और उन्हें लाउंज से अल्लाह हाफिज कहकर नाश्ते की मेज पर आ बैठी। अभी उसने निवाला मुंह में रखा ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर हुजैफा का नंबर देखकर उसने गहरा सांस लिया। हेलो, उसके हेलो कहते ही वो बोला था। कहाँ हो आयशा? घर पे हूँ। 3 दिन हो गए, कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें ये? आयशा के तंज पे कुछ देर के लिए वो खामोश होकर रह गया। आई एम सॉरी, वो धीमी आवाज में बोला, साथ ही शिकायत भी कर डाली। अगर मैंने फ़ोन नहीं किया तो तुमने भी तो फ़ोन नहीं किया। आयशा के माथे पर बल पड़ गए थे। मैं क्यों तुम्हें फ़ोन करती? मैंने सॉरी कहा ना आयशा, फिर से कह देता हूँ सॉरी। अब की बार आयशा कुछ नहीं बोली थी। अच्छा अब तो बता दो, आ क्यों नहीं रही? पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। ओह, क्या हुआ था? बस फ्रैक्चर था। तुम बताओ, अंकल का ऑपरेशन हो गया? कैसे हैं वो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल ठीक है। बस पिछले 3-4 दिन अस्पतालों के चक्रों में रहा, इसलिए भी तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका। वो हुंकारा भर कर रह गई। कल आओगी कॉलेज? पता नहीं। तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं। तो फिर इतना रूडली क्यों बात कर रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं, बस पापा की तबीयत को लेकर कुछ अपसेट हूँ। चलो ठीक है हुज़ैफ़ा, फ़ोन रखती हूँ, फिर बात होगी। ठीक है, अपना ख़्याल रखना, बाय। फ़ोन बंद करके वो कितनी देर वैसे ही बैठी रही। बाजी, सकीना की आवाज़ पर उसे चौंक कर देखा। खाना बना दिया है, अब जा रही हूँ, शाम में आऊँगी। ठीक है। सकीना के जाने के बाद वो टीवी के आगे बैठ गई और पता नहीं कब उसकी आँख लग गई और दरवाजे की घंटी पर खुली थी। उसकी नज़र घड़ी की तरफ गई, जहाँ दोपहर के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन आ गया? वो सोचती हुई गेट की तरफ बढ़ी थी। 2-3 दफ़ा पूछने पर जब कोई जवाब नहीं आया, तो उसने गेट खोल दिया। सामने मांगने वाला खड़ा था। उसका हुलिया ऐसा था कि अगले ही पल उसने डर कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बेल के बाद दस्तक भी शुरू हो गई थी।
इसने जान नहीं छोड़नी। जब दस्तक का सिलसिला तवील और ज़ोरदार हो गया, तो उसने 10 का नोट पकड़ा और बुड़बुड़ाती हुई गेट की तरफ बढ़ी, लेकिन अब की बार उसने पूरा गेट खोलने के बजाय ज़रा-सा हाथ बढ़ाकर 10 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन जब कोई जवाब ना मिला, तो उसने ज़ोर से हाथ हिलाया। पकड़ो! जवाब में उसने नोट के बजाय उसका हाथ पकड़ लिया था। उसके मुँह से बड़े बेसाख्ता अंदाज़ में चीख निकली थी और हाथ छुड़वाने के लिए जब उससे गेट खोला, तो मज़ाहमत करता उसका हाथ हैरत के मारे साकित हो गया। क्योंकि सामने इस खौफनाक हुलिये वाले फ़कीर की जगह एक हैंडसम सा लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है? उसे दोबारा हाथ खींचते हुए गुस्से से उसे देखा। खुद तो कहा था पकड़ो। मैंने हाथ पकड़ने को नहीं कहा था। तो फिर वो इसी तरह हाथ थामे पूछ रहा था। हाथ तो छोड़े मेरा। ओह! उसने ऐसे पोज़ किया जैसे उसे पता ही ना हो कि वो हाथ पकड़े खड़ा है। ये नोट पकड़ने को कहा था। आयशा ने नोट उसके सामने लहराया। मैं समझी माँगने वाला है। व्हाट? सामने खड़े शख्स को झटका लगा था। मैं तुम्हें भिखारी लगता हूँ? उसके अंदाज़ पर आयशा को बड़े ज़ोर की हँसी आई थी, जिसे उसने सर झुकाकर ज़ब्त किया था। उसने सर उठाकर उसे देखा जो बहुत गौर से उसे देख रहा था। तुम अगर मुझे पसंद ना आई होती तो इस बदतमीज़ी पर तुम्हें मज़ा चखा देता। आप होश में तो हैं? क्या कह रहे हैं? उसकी जुर्रत पर उसे गुस्सा आ गया और वो गेट बंद करने लगी, तो वो जल्दी से बोला, मुझे सुल्तान अंकल से मिलना है। वो घर पर नहीं है। जानता हूँ, उसने कहने के साथ झुककर बैग उठाया और गेट के अंदर दाखिल हो गया। हैरत की शिद्दत से उसका मुंह खुल गया। अगले ही पल वो उसके पीछे भागी थी, जो लंबे-लंबे डग भरता अंदर की तरफ जा रहा था। एक्सक्यूज़ मी, रुकिए प्लीज़। आप कैसे मुँह उठाकर अंदर जा रहे हैं? तमीज़ नाम की किसी चीज़ को जानते हैं आप? उस पर वो न सिर्फ रुक गया, बल्कि मुड़कर उसे देखने लगा। मुँह के साथ ही घर में दाखिल होते हैं। आप क्या मुँह गेट पर रखकर अंदर आती हैं? बदतमीज़! उसने दाँत पीस कर उसे देखा। आप हैं कौन? मैं आपको नहीं जानती। तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो तुम्हें जानता हूँ। उसके अंदाज़ पर आयशा एक बार फिर उसे देखने पर मजबूर हो गई। तुम आयशा हो, अंकल सुल्तान की बेटी। उसका मुँह खुल गया था। उसने अपनी याददाश्त का पूरा इस्तेमाल किया था, लेकिन वो अपनी सारी ज़िंदगी में इस शख्स से नहीं मिली थी। मुँह बंद करो, मक्खी चली जाएगी और जाओ अब जल्दी से कोई शरबत, कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। इतनी गर्मी में आ रहा हूँ और तुमने बातों में लगा लिया है। कहकर वो अंदर भड़ गया था। ओह मेरे खुदा! वो चकरा कर रह गई। उसे लाउंज का दरवाज़ा खोलते देखकर वो उसके पीछे भागी थी। सबसे पहले उसे सुल्तान साहब का नंबर मिलाया था। हेलो पापा। उनकी हेलो सुनते ही वो तेजी से बोली, पापा पता नहीं घर में कोई बदतमीज आदमी घुस आया है। कौन? दूसरी तरफ सुल्तान साहब घबरा गए थे। पता नहीं पापा, पर वो आपको भी जानता है और मुझे भी। नाम क्या है उसका? वो तो मैंने पूछा ही नहीं। वो एकदम घबरा कर बोली। आयशा बेटा, आपने नाम पूछे बगैर उसे अंदर बुला लिया। वो कुछ बरहमी से बोले। पापा मैंने नहीं बुलाया, वो जबरदस्ती अंदर आ गया है और अब कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है। उसने किन अखियों से पीछे देखा तो वो वहां दरवाजे से टेक लगाए उसकी बातें सुन रहा था। उसके खामोश होने पर वो आगे बढ़ा और मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अहमद बात कर रहा हूँ। ठीक अंकल, और खैरियत से पहुँच गया हूँ, कहकर वो हँस पड़ा था। अंकल नाम पूछने की नौबत ही नहीं आई। मोहतरमा मुझे भिखारी समझकर 10 रुपए थमा रही थी। हैरत से उसका चेहरा देखती आयशा को गुस्सा आ गया था। नहीं अंकल, हुलिया तो मेरा ठीक था। लगता है आपके मोहल्ले के मांगने वाले भी काफ़ी हैंडसम हैं। ओके अंकल, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। लो बात करो। उसे फ़ोन उसे थमा दिया था। जी पापा। वो फ़ोन लेकर दूसरी तरफ चली गई थी। बेटा ये अहमद है, मैंने इसे बुलाया है, तुम इसकी खातिर मदारत करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और डरने वाली बात नहीं, भरोसे का बच्चा है। उसे फ़ोन बंद करके उसकी तरफ देखा जो जीन्स की जेबों में हाथ डाले कमरे का जायजा ले रहा था। आप ठंडा पिएंगे या गरम? अगर लेमन स्क्वैश है तो वो, नहीं तो कुछ भी ठंडा, अपने मिजाज की तरह गर्म ना लाना। आयशा ने कुछ भी कहने के बजाय सिर्फ घूरी पर इक्तफा किया था। वो भी उसके पीछे पीछे किचन में आया था। तुम घर पर अकेली होती हो? आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया था। स्क्वैश की बोतल निकाल कर गिलास में डालने लगी। पढ़ती हो? वो अब भी खामोश थी। मुझे पता है तुम गूंगी नहीं हो। आयशा ने एक शरबत वाला गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। तुम नहीं पियोगी? ये आपने क्या तुम लगाई हुई है? इसलिए कि तुम मुझसे छोटी हो। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? उफ! वो पाँव पटकती हुई किचन से बाहर निकल गई, जबकि उसने मुस्कुराते हुए गिलास होंठों से लगा लिया। वो टीवी लगाकर बैठ गई तो वो उसके दाएं सोफे पर आकर बैठ गया। खुद पर जमी उसकी नज़रों से उसे अच्छी खासी कोफ्त हो रही थी, लेकिन वो उसे छोड़कर कमरे में भी नहीं जा सकती थी। पापा ने तो कह दिया कि भरोसे वाला बच्चा है, लेकिन क्या पता। अगर तुम कुछ काम करना चाहती हो तो कर सकती हो। मैं तुम्हारी कंपनी के बगैर बोर नहीं होऊंगा। उसके मुसलसल चुप रहने पर वो चोट करता हुआ बोला था। और बेफिक्र रहो, मैं कुछ चुरा कर भी नहीं भागूंगा। सिक्योरिटी के तौर पर तुम मेरा वॉलेट और मोबाइल रख सकती हो। तौबा, ये शख्स तो दिल की बातें जान लेता है। उसने घबरा कर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मेरा नाम अहमद है। कुछ देर बाद वो दोबारा बोला। आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? तंग आकर वो बोल पड़ी थी। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहता, सुल्तान साहब की गाड़ी का मखसूस हॉर्न बजा था। वो शुक्र अदा करती हुई तेज़ी से बाहर निकली थी।
उसके बाद वो जो कमरे में घुसी, रात तक बाहर नहीं निकली। सुबह जब वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आई तो वो पहले से सुल्तान साहब के साथ बैठा था। वो बुरा समूह बनाकर सुल्तान साहब के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। बेटा, सलाम नहीं किया आपने? अस्सलाम वालेकुम, वो लठमार अंदाज में बोली। वालेकुम अस्सलाम। वो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वो ब्रेड पर जैम लगाकर खाने लगी। पापा, मुझे कॉलेज से देर हो रही है। हाँ भाई, मैं भूल ही गया। अहमद, तुम आयशा को कॉलेज छोड़ दो। और आयशा, अहमद अब हमारे साथ ही रहेगा। सकीना? साथ ही उन्होंने सकीना को आवाज दी। सकीना बेटा, गेस्ट रूम अच्छी तरह साफ कर दो। अहमद अब यहाँ रहेगा। जी। वो मुस्कुराकर सर हिलाती वापस मुड़ गई। लेकिन क्यों पापा? वो जो हैरत से सुन रही थी बेसाहता बोल पड़ी। सुल्तान साहब ने तादीबी नजरों से उसे देखा। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता। अब तुम जहां भी जाओगी, अहमद तुम्हारे साथ जाएगा। सुल्तान साहब की गुफ्तगू के दौरान अहमद जूस पीते हुए बड़े गौर से आयशा के चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रहा था। वो समझ गया कि वो कुछ कहना चाहती है, इसलिए खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। और वो जैसे उसके जाने का ही इंतजार कर रही थी, उसके जाते ही वो जैसे फट पड़ी थी। पापा, आप कैसे एक अजनबी आदमी पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि मुझे हर जगह उसके साथ भेज रहे हैं? वो अजनबी नहीं, आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए तो है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये शख्स। एक ही दिन में वो तुम्हें इतना बुरा लगने लग गया? उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बेटी का नाराज चेहरा देखा। किसी के बुरा लगने के लिए एक पल ही काफी होता है, और मैं उसे एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आपने उसे 24 घंटों के लिए मेरे सर पर सवार कर दिया है। अब के उन्होंने रुक कर संजीदा नजरों से उसे देखा। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी ऐसा रुख इख्तियार करती है कि आपको मर्ज़ी के खिलाफ नापसंदीदा लोगों के साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है। खुद को हालात और लोगों के साथ एडजस्ट करने की आदत डालो। पापा, वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। आप कहना क्या चाहते हैं? उसको परेशान देखकर उन्होंने सर झटका था। कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ एक हकीकत बता रहा हूँ। अहमद अपना बच्चा है, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मामले में मैं यूं लापरवाही का मुजाहिरा करूंगा? चलो शाबाश, देर हो रही है। उन्होंने उसे बाजू के हल्के में लेते हुए कहा, और वो उसी तरह उलझी हुई उनके साथ चलने लगी। अहमद, पहले आयशा को कॉलेज छोड़ देते हैं, फिर लॉयर के पास चलते हैं। मैंने कल रात बात की थी उनसे, फिर ऑफिस चलेंगे। स्टाफ को भी तुमसे मिलवाना है। जी अंकल। वो कार ड्राइव करते हुए ताबेदारी से बोला, और किन से मिरर में पीछे बैठी आयशा को देखा, जो सदमे से बस बेहोश होने वाली थी। उसके होठों पर आने वाली मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। कॉलेज जाहिर होते ही उसे सबसे पहले सिद्रा को तलाश किया था, जो उसे देखकर बेतहाशा खुश हो गई थी। मुझे लगा तुम आज नहीं आओगी। उसकी इतनी गर्मजोशी पर वो सिर्फ मुस्कुरा ही सकी थी। क्या बात है, अभी भी परेशान लग रही हो? अंकल तो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक हैं। फिर क्या हुआ है? ऐसे लगता है किसी से मार खाकर आई हो। सिद्रा ने हस्बे आदत बात के इख्तिताम पर कहका लगाया था। बकवास बंद करो। उसे गुस्से में देखकर सिद्रा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। पता नहीं पापा को क्या हो गया है, किसी को घर में बुला लिया है। क्या मतलब? पता नहीं कौन है, पर जो भी है इतना बदतमीज है, कल से मेरे घर में ही मुझ पर कर्फ्यू लगा दिया है। इतना बोलता है कि बस, और तो और मैं जो सोच रही होती हूँ वो मेरे चेहरे से अंदाजा लगा लेता है। नजूमी तो नहीं यार, मुझे भी उनसे मिलवाना, मैं भी जरा मुस्तकबिल का हाल जानूं। मैं सीरियस हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? आयशा ने नाराजगी से उसे देखा तो सिद्रा को संजीदा होना पड़ा। पर अंकल ने उसे क्यों रखा है? कहते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन। मैं जहां भी जाऊंगी वो मेरे साथ जाएगा। अभी भी वही छोड़ कर गया है। तो यार, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर अंकल ने उसे घर में रखा है तो सोच समझ कर ही रखा होगा। वो तो ठीक है सिद्रा, लेकिन इतना यकीन? पता है गाड़ी में क्या बात कर रहे थे कि अपने लॉयर से उसे मिलवाएंगे, और ऑफिस के स्टाफ से भी। मतलब समझती हूँ इसका? सिद्रा के पुरसोच अंदाज में हूँ कहने पर वो चिढ़कर बोली, क्या हूँ, क्या समझी हो? यही कि तुम कह रही थी ना कि वो चेहरे की बात पढ़ लेता है, दिल की बात जान लेता है। लगता है उसने अंकल पर काफी रिसर्च की है। हो सकता है उसे काला जादू टाइप को चीज आती हो, और उसने अंकल पर कोई अमल किया हो। इसीलिए तो अंकल ने ना सिर्फ उसे घर में रख लिया, बल्कि उसे अपने बैंक बैलेंस से भी आगाह कर रहे हैं। सिद्रा की बात सुनकर वो परेशान हो गई थी। अब मैं क्या करूं सिद्रा? वो परेशानी से सिद्रा का चेहरा देखने लगी। एक बात और हो सकती है, ये बताओ उसकी शक्ल कैसी है? ये कैसा सवाल है? आयशा ने नागवारी से पूछा। अपने चिढ़ से बालातर होकर बताओ। अच्छी है। एजुकेटेड है? पता नहीं, आयशा बेजारी से बोली, पर लगता तो है। कहीं ऐसा तो नहीं अंकल उसे घर दामाद बनाने की सोच रहे हो? पहले तो वो कितनी देर सिद्रा का मुंह देखती रही, लेकिन जब सिद्रा के मुंह से हंसी का फवारा छूटा तो उसे पास रखी किताब से उसकी पिटाई शुरू कर दी। मुझे ऐसा घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। वो गहरे गहरे सांस लेती हुई पीछे हट गई थी।
यह हकीकत भी हो सकती है। उसकी बात पर कुछ लम्हों के लिए आयशा खामोश हो गई थी। अगर पापा ने ऐसा सोचा भी है तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इतना बुरा इंप्रेशन दूंगी उस टॉम क्रूज को कि सर पर पाँव रखकर भागेगा। हाँ भई, तुम्हारी बदतमीज तबीयत से मैं ये उम्मीद रखती हूँ। सिद्रा ने मुस्कुराते हुए हाथ झाड़े थे और सामने नजर पड़ते ही उसके मुंह के जाविये बिगड़ गए थे। इसको भी अभी अभी टपकना था। सिद्रा के ने कहने के साथ सामने पड़ी किताब उठा ली, जबकि इतनी बेजारी पर आयशा ने पलट कर देखा जहां से हुजैफा आ रहा था। आयशा ने हशमगी निगाहों से सिद्रा को देखा, जो मुंह पर नो लिफ्ट का बोर्ड सजाकर बैठ गई थी। गुड मॉर्निंग। वो उनके करीब ही घास पर आलती पालती मारकर बैठ गया था। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो नजर आई। अगर आज तुम ना आती तो मैंने तुम्हारे घर आ जाना था। हुजैफा की बात पर वो मुस्कुरा दी थी, जबकि सिद्रा की संजीदगी देखने लायक थी। अंकल की तबीयत अब कैसी है? हाँ, वो ठीक है। तुम बताओ, तुम्हारे फादर अब कैसे हैं? हाँ, वो भी ठीक है और अब घर आ गए हैं। गुड, मैं आऊंगी उनसे मिलने। नहीं, इट्स ओके। वो एकदम घबरा कर तेजी से बोला। आयशा के साथ साथ सिद्रा ने भी चौंक कर उसे देखा। क्यों, तुम मुझे उनसे मिलवाना नहीं चाहते? आयशा ने संजीदगी से हुजैफा का चेहरा देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं तो फिर कैसी बात है? आयशा के बजाय सिद्रा ने सवाल किया था। वो दरअसल मेरे पेरेंट्स काफ़ी पुराने ख़यालात के हैं। अगर मैं उन्हें ये बताऊँगा कि एक लड़की मेरी दोस्त है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा! सिद्रा ने अबरू उचकाकर तंज़िया अंदाज़ में उसे देखा। जब तुमने आयशा से दोस्ती की थी तब ये ख़्याल तुम्हें क्यों नहीं आया? और ख़ास तौर पर जब तुम इससे कीमती-कीमती गिफ्ट्स लेते थे? सिद्रा के तंज़िया अंदाज़ पर हुज़ैफ़ा के चेहरे का रंग तेज़ी से बदला था। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो सिद्रा। इंसल्ट उसकी होती है जिसकी कोई इज़्ज़त हो। एनफ़ सिद्रा, हुज़ैफ़ा ज़ोर से बोला। देखो आयशा, तुम्हारी दोस्त मुझ पर तंज कर रही है। उसने खामोश बैठी आयशा से शिकायत की, जिसने उसके फेवर में एक लफ्ज भी नहीं बोला था। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो हुजैफा? उसकी संजीदगी पर एक पल के लिए वो खामोश रह गया। मैं समझा नहीं। मैं क्या हूँ तुम्हारी सिर्फ एक दोस्त? तुम जानती हो आयशा, मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। आज तुम मुझे एक दोस्त के तौर पर अपने पेरेंट्स से मुतारिफ नहीं करवा सकते, तो कल उन्हें अपनी पसंदीदगी के बारे में कैसे बताओगे? आयशा, तुम गलत समझ रही हो। मैं नहीं चाहता मेरे पेरेंट्स तुम्हें लेकर कुछ गलत सोचें। मैं मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है हुजैफा। मेरे पापा मेरी जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं और उन्होंने किसी को मुतहिब भी कर लिया है। आयशा कहते साथ गौर से हुजैफा के तासुरात भी देख रही थी, जो होंठ चबाता हुआ काफी कंफ्यूज लग रहा था। तो तुम क्या उससे शादी कर लोगी? हो सकता है, वो बेनियाजी से बोली। तुम ऐसा नहीं कर सकती आयशा, प्लीज कह दो ये मजाक है। वो एकदम उसका हाथ पकड़कर बोला। प्लीज हुजैफा। आयशा ने नागवारी से अपना हाथ खींचा था। प्लीज आयशा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बता दूंगी कब पापा से बात करनी है। चलो आयशा, देर हो रही है। सिद्रा ने उसका हाथ खींचा था। आयशा, मैं अम्मी को लेकर कब आऊं? कहा तो है हुजैफा, मैं पहले पापा से बात कर लूं, फिर तुम्हें बताती हूँ। वो कहकर सिद्रा के साथ चल पड़ी। उसे कुछ कदम चलकर पीछे देखा। हुजैफा वही खड़ा पुरसोच अंदाज में घास को देख रहा था। तुम्हें खुद से हुजैफा से शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी। सिद्रा ने अफसोस से सर झटका। तो क्या करती? पापा ने पता नहीं क्या सोच रखा है, जबकि मैं हुजैफा के लिए सीरियस हूँ। जबकि वो नॉन नॉन सीरियस है। पता नहीं तुम्हें कब नजर आएगा। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे खामोश देखकर सिद्रा ने पूछा था, अंकल से क्या कहोगी? समझ नहीं आ रहा, पापा से कैसे बात करूं। वो दोनों गेट के आगे आकर रुक गई थी। सिद्रा, मेरे लिए एक फेवर करोगी? हाँ, बोलो। आज मेरे साथ घर चलो। सिद्रा ने हैरत से उसे देखा। यार, तुमने उस बॉडीगार्ड को कुछ ज्यादा ही सर पर सवार कर लिया है। तुम उसकी वजह से कह रही हो ना? आयशा कुछ नहीं बोली तो सिद्रा ने हंसना शुरू कर दिया। कसम से मुझे उस बंदे को देखने की बहुत ख्वाहिश हो रही है जिसने तुम्हें डरा दिया है। शट अप, मैं किसी से नहीं डरती। सिद्रा के मजाक उड़ाने पर वो चिढ़कर बोली। वो दोनों गेट से बाहर निकली तो थोड़ी दूर नजर नजर दौड़ाने पर वो उन्हें गाड़ी के साथ टेक लगाए नजर आ गया था। ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है? सिद्रा ने हैरत से उस लंबे चौड़े शख्स को देख कर कहा। यार, बड़ा अच्छा है। सिद्रा तकरीबन उसके कान में घुसते हुए बोली। बको मत, और उसके सामने तुमने कोई बकवास की तो मेरे हाथों आज तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। अच्छा। सिद्रा ने बड़ी ताबेदारी से सर हिलाया था। गाड़ी के करीब जाकर सिद्रा ने बाकायदा अदब के साथ सलाम किया था, जिसका जवाब बड़ी खुश इखलाकी से दिया गया था। मैं सिद्रा हूँ, आयशा की फ्रेंड। मैं जानता हूँ। हैं, वो कैसे? सिद्रा ने हैरान होकर पूछा। अंकल ने बताया था आपके बारे में। अच्छा। सिद्रा ने आयशा को देखा और आयशा ने नजरों से कहा था। देखा, मैं नहीं कह रही थी। वो पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गई। आगे आके बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। सिद्रा भी बैठ गई थी। वो इन दोनों के घूरने की परवाह ना करते हुए बैठ गया था। मेरा ख्याल है हम बैठ चुके हैं। उसे यूं ही बैठा देखकर आयशा ने एक एक लफ्ज चबा कर कहा था।
और मेरा भी ख्याल है, मैं बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं। आगे बैठो वरना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आयशा को गुस्से के मारे बुरा हाल था और सिद्रा का हैरत के मारे। 5 मिनट तक दोनों टस से मस नहीं हुए तो सिद्रा को बोलना पड़ा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फ्रंट सीट पर आ जाऊं। सिद्रा, मैं जरूर आपको ही बिठाता और यही अच्छा होता, लेकिन अब तो उसे ही आना होगा। उसके लिए इतना एहतराम। आयशा ने हैरत से उसकी पुश्त को घूरा। आयशा प्लीज चली जाओ ना, देर हो रही है। आयशा ने गुस्से से सिद्रा को घूरा जिसने हाथ जोड़कर मिन्नत की थी। वो झटके से दरवाजा खोलकर बाहर निकली और आगे बैठते ही झटके से दरवाजा बंद किया था। कार आपके वालिद मोहतरम की है, उससे जैसे उसे जताया था। चलो जरा, लगाती हूँ पापा को शिकायत, इसी वक्त घर से निकाल देंगे। उससे खुद कलामी की थी लेकिन मुकाबिल के कान काफी तेज थे। ये कोशिश भी करके देख लो। आयशा को जाने क्यों रोना सा आया था। वैसे अहमद भाई भाई कह सकती हूँ ना? सिद्रा ने पूछा। जरूर, वो खुशदिली से बोला। आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी आयशा से। अच्छा, हैरत है, उसने हैरान हैरान होने की एक्टिंग की थी। मेरा नहीं ख्याल वो तारीफ होगी। नहीं, खैर ऐसा भी नहीं, जैसा जैसा इसने बताया था आप बिल्कुल वैसे हैं। गंवार, आयशा जेरे लब बुड़बुड़ाई। चले, आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, जो उसने मेरे बारे में कहा वो तारीफ ही थी। घर पहुंचने पर वो तेजी से कार का दरवाजा खोलकर निकली थी, जबकि सिद्रा ड्राइविंग सीट की तरफ आई थी। थैंक यू वेरी मच अहमद भाई, माय प्लेजर। और एक बात, थोड़ी सी तमीज अपनी दोस्त को भी सिखा दें। अहमद के कहने पर सिद्रा ने आयशा की तरफ देखा, जो सुर्ख चेहरा लिए गेट खुलने का इंतजार कर रही थी। अच्छा, वो मुस्कुराई थी। वैसे आपसे मुलाकात काफी दिलचस्प रही, आगे भी ये मुलाकात होती रहेगी। अच्छा, वो कैसे? सिद्रा ने इश्तियाक से पूछा। सिद्रा, आ भी चुकोगे, वहीं मरना है। गेट खुलते ही आयशा ने मुड़कर देखा और उस सिद्रा को दांत निकालकर बातें करते देखकर उसका पारा पारा चढ़ गया था। वो फिर कभी बताऊंगा, फिलहाल आप जाएं वरना आपकी दोस्त जल कर अपना खूबसूरत रंग बर्बाद कर लेगी। सिद्रा खिलखिला कर हंस पड़ी थी। और उसे बता देना, अंकल के पास ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को अंकल के साथ आऊंगा, कहकर वो उनसे गाड़ी भगा कर ले गया था। बड़े दांत निकल रहे थे तुम्हारे। उसके करीब आते ही आयशा ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। सही कह रहे थे अहमद भाई। क्या कह रहा था? कह रहे थे आयशा से कहो गुस्सा मत किया करे वरना गोरा रंग काला पड़ जाएगा। जलील इंसान, वो मुठियों को भेज कर बोली। अब चलो अंदर। सिद्रा कहने के साथ अंदर चली गई थी। अहमद भाई नहीं आए। अंदर दाखिल होते ही सकीना के सवाल पर जहां आयशा को आग लग गई थी वहीं सिद्रा की हंसी छूट गई थी। दफा हो गए हैं तुम्हारे अहमद भाई, कहने के साथ वो तन फन करती अपने कमरे में चली गई थी। ये बाजी को क्या हुआ है? सकीना ने हैरत से उसका गुस्सा देखा था। कुछ नहीं, बेचारी को गर्मी ज्यादा लग रही है। तुम बस खाना लगाओ, बल्कि ऐसा करो कमरे में ले आओ। लेकिन बाजी, अहमद भाई उनके लिए सैंडविच बनाए थे, उन्हें फ्रीज कर दो, वो ऑफिस गए हैं, अंकल के साथ आएंगे। वो सर हिलाकर उठ गई और सिद्रा कमरे की तरफ आ गई। जब वो कमरे में दाखिल हुई, आयशा गहरे सांस लेते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। रिलैक्स यार, सिद्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा और फिर खुद उसके करीब बैठ गया। तुमने देखा कैसे बात करता है वो मुझसे? तो यार तुम भी कौन सा उसका लिहाज करती हो? तो मैं क्यों करूं उसका लिहाज? आयशा ने गुस्से से उससे देखा। छोड़ो यार, तुम क्यों अपना मूड खराब करती हो? मूड खराब ना करूं तो क्या करूं? पता नहीं उसने सब पर क्या जादू कर दिया है। पापा तो पापा, सकीना भी भाई भाई करने लगी है। और तुम भी तो कैसे फ्री हो रही थी। आयशा याद आने पर वो एकदम उसकी तरफ मुड़ी थी। आयशा, मुझे वो एक अच्छा इंसान लगा है, हमदर्द, सच्चा। और अंकल ने जो उसे घर में रखा है तो जरूर वो काबिले भरोसा है। मुझे तो वो अच्छा लगा था। तुम तो कभी कभी मुझे मेरी दोस्त कम दुश्मन ज्यादा लगती हो। हर वो शख्स जो मुझे अच्छा लगता है तुम्हें बुरा लगता है। वो इसलिए माय डियर कि मुझे इंसान की पहचान है। इससे पहले आयशा मजीद कोई बात करती, सकीना ट्रॉली लेकर अंदर दाखिल हुई थी और आयशा ने सर झटक कर खुद को उसके बारे में बात करने से रोका था। सिद्रा के जाने के बाद उसने शॉवर लिया और पढ़ने बैठ गई, लेकिन पढ़ने में दिल ना लगा तो उसे किताब पटकी और तकिया सर पर रखकर आंखें बंद कर ली। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो सारा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे मुंदी मुंदी आंखों से मोबाइल स्क्रीन को देखा। जहां रात के 8 बज रहे थे। वो एक झटके से उठी। इतनी देर हो गई और किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। वो दुपट्टा ठीक करती, बाल समेटती बाहर निकल आई। सकीना डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी, जिसका मतलब था खाना खाया जा चुका है। उसका गुस्सा पहले से ज्यादा बढ़ गया था। पापा कहाँ हैं? उसने सकीना से पूछा था। अपने कमरे में हैं। हल्का सा बजाकर दरवाजा खोला और अंदर आ गई। वो सोफे पर बैठे थे और उनके सामने शतरंज की बिसात बिछी थी। उसने इर्द गिर्द नजरें घुमाई, वो कहीं नहीं था।
उठ गई बेटा? वो नाराज़ी से उन्हें देखती हुई सामने बेड पर बैठ गई। पापा, मैं अगर आपको नज़र नहीं आई तो आपने मुझे जगाया नहीं और अकेले ही खाना खा लिया। उन्होंने कुछ हैरत से उसका गुस्सैला चेहरा देखा। तुमने ही सकीना को कहा था कि तुम्हें ना जगाएं। ये आपको सकीना ने कहा? नहीं, अहमद ने कहा है। उफ, अहमद, अहमद, पापा 2 दिन हुए हैं उस शख्स को आए और उसने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। आप जानते हैं किस कदर बदतमीज़ है, कैसे बात करता है मेरे साथ। मुझ पर ऐसे हुक्म चलाता है जैसे जैसे आगे उसे कोई मिसाल समझ में नहीं आई। मैं अब उसे 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप निकालें उसे। वो खामोशी से उसे सुनते रहे। पहली बात तो ये कि अहमद ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा, उसने मुझे बताया कि तुम उससे बदतमीज़ी करती हो, तुमने उसे ड्राइवर कहा। आयशा, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी की है कि तुम बड़ों से बदतमीज़ी करो या उनकी इंसल्ट करो? पापा, अब कि वो रोने वाली हो गई थी। झूठ बोलता है वो झूठा इंसान। ये तुम कैसे बात कर रही हो? इससे भी ऐसे ही बात करती होगी। वो बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर ये शख्स है कौन जिसके लिए आपको पहली बार अपनी बेटी बदतमीज लग रही है? अहमद मेरा अंकल। उसकी भारी आवाज पर आयशा ने बेसाहता गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वो वॉशरूम के दरवाजे में खड़ा था। आपको मेरे बारे में कुछ भी बताने या वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं। वो कहता हुआ सुल्तान साहब के साथ सोफे पर जाकर बैठ गया। ये मुझे जो भी समझती है समझने दें, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ ये मुझे क्या समझती है। तुम इस काबिल ही नहीं कि मैं तुम्हें कुछ समझूं। तुम एक बदतमीज इंसान हो। मेरे पापा के मुलाजिम हो, मुलाजिम बनकर रहो। आयशा, सुल्तान साहब इतने गुस्से से बोले कि वो काम कर रहेगी। उसने पहली बार उनको इतने गुस्से में देखा था। रिलैक्स अंकल। अहमद ने उनका हाथ थपका था, जबकि अहमद उससे पहले से ज्यादा बुरा लगा था, जिसकी वजह से उसके बाप ने उस पर गुस्सा किया था। वो कुछ देर डुबडुबाई नजरों के साथ उन्हें देखती रही और फिर भागती हुई उनके कमरे से निकली थी। आयशा के जाने के बाद अहमद ने दसदीदा नजरों से सुल्तान साहब को देखा, जो सर झुकाए काफी परेशान नजर आ रहे थे। अंकल, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आयशा को प्रॉब्लम हो रही है। नहीं अहमद, सॉरी तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मैं आयशा के रवैये के लिए तुमसे बहुत परेशान हूँ। ओह सॉरी, शर्मिंदा हूँ। अंकल प्लीज़ एक्सक्यूज़ करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अहमद, तुम यकीन करो, आयशा बहुत अच्छी है, बहुत लविंग। पता नहीं क्यों वो ऐसे बिहेव कर रही है। वो तो कभी किसी से ऐसे रूडली बात नहीं करती। प्लीज़ अंकल, आप मुझे कोई वज़ाहत ना दें, मैं समझता हूँ। तो मुझे बताने दो अहमद, उसे तुम्हारे बारे में। नहीं अंकल, आपने खुद मुझे बताया था उसकी नापसंदीदगी के बारे में। अभी जब उसे मेरे बारे में पता नहीं, तो वो ऐसे कर रही है। अगर पता चल गया, तो फिर मामला और ख़राब हो जाएगा। हम कुछ अरसा साथ रहेंगे तो उसे मुझे उसे समझने में आसानी होगी। तुम आयशा को बुरा ना समझना। वो उसका हाथ थाम कर इल्तिजा भरे अंदाज में बोले। नहीं अंकल, मैं उसे बुरा नहीं समझता, उसका बचपना है बस। सुल्तान साहब खामोश हो गए थे, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। दस्तक पर दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा था, जहां सकीना खड़ी थी। वो ताया जी और ताई जी आए हैं। इस वक्त सुल्तान साहब की नजरें बेसाहता घड़ी की तरफ गई थी, जहां रात के 9 बज रहे थे। वो उठकर बाहर आ गए, जहां साजिद साहब और जुबैदा बेगम उनके मुंतजिर थे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खैरियत थी? हाँ भाई, खैरियत है। क्या हम इस वक्त नहीं आ सकते? साजिद साहब के मुस्कुराने पर उन्होंने सकून भरा सांस लिया। नहीं, क्यों नहीं, आपका अपना घर है। सकीना बेटा, कुछ ठंडा लेकर आओ। खाना लगवाऊं भाई साहब? नहीं, खाना हम खा कर आए हैं, बस एक जरूरी बात करनी थी। जी। सुल्तान साहब कुछ अलर्ट होकर बैठ गए। तभी ये अहमद लाउंज में दाखिल हुआ था। इन दोनों की नजरें पहले अहमद की तरफ और फिर सवालिया अंदाज में सुल्तान साहब की तरफ गई थी। आओ अहमद, ये मेरे भाई साजिद और ये मेरी भाभी जुबैदा हैं। अहमद उनको सलाम करता हुआ सुल्तान साहब के साथ बैठ गया। और ये अहमद है, मेरे दोस्त का बेटा, इस्लामाबाद से आया है। कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आया था जब मुझ पर हमला हुआ था। मेरे दोस्त को पता चला तो उसने अहमद से कहा यहीं मेरे पास रुक जाए। तब से ये मेरे साथ है, बहुत अच्छा बच्चा है। आखिर में उन्होंने बड़े प्यार से अहमद का कंधा थपथपाया था, जबकि वो सर झुकाए मुस्कुरा रहा था। साजिद साहब ने जुबैदा की तरफ देखा, जिन्होंने जताती हुई नजरों से साजिद को देखा था। अंकल, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ बेटा, जरूर जाओ और गाड़ी की चाबी ले जाओ, वो सामने रैक में रखी है। जी। वो इन दोनों को खुदाफिज कहता हुआ बाहर निकल गया। जब तक सकीना शरबत सर्व करती रही, इन तीनों के दरमियान खामोशी छाई रही। वैसे बड़े अफसोस की बात है सुल्तान, तुम हमें गैर समझते हो। आखिर तुमने साबित कर दिया, तुम हमें सौतेला समझते हो। सुल्तान साहब ने हैरत से जुबैदा को देखा। क्यों भाभी, मैंने ऐसा क्या किया है? तुम्हारी ही खातिर हमने कहा था साथ तुम्हारे पास रह जाता है, वरना हमारा भी इकलौता ही बेटा है। पर तुमने मना कर दिया। हमने भी समझ लिया, चलो जवान बच्ची का साथ है,
इसलिए मना कर दिया होगा। पर ये भी तो जवान लड़का है, तुम्हारे दोस्त का बेटा, ना जान ना पहचान। तुमने इसे घर में रख लिया। साथ तो तुम्हारा भतीजा है, सौतेला ही सही, पर अपना तो था। तुमने उस पर भरोसा ना किया और इस अनजान पर भरोसा कर लिया। तुम ऑफिस चले जाते हो, ये घर होता है, और आयशा भी। सुल्तान साहब ने बहुत तहम्मुल से उनकी सारी बातें सुनी थी, लेकिन आखिरी बात पर उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। मतलब क्या है भाभी आपका? चुप रहो तुम, साजिद साहब ने जुबैदा को रोका था। उसको छोड़ो सुल्तान, तुम तो जानते हो औरतों की अकल को, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हैं। तुमने इस लड़के को साथ रखा है तो सोच समझ कर रखा होगा, और फिर आयशा हमारी अपनी बच्ची है, अच्छी तरह हम जानते हैं उसे। उन्होंने सुल्तान साहब के गुस्से को लफ्जों से ठंडा कर दिया था। अब काम की बात करता हूँ जिसके लिए हम दोनों आए हैं। मैं कितनी दफा आया लेकिन बात नहीं कर सका। आयशा हमें बहुत पसंद है, हम उसको अपनी बेटी यानी साथ की बीवी बनाना चाहते हैं। पहले साथ की कोई प्रॉपर जॉब नहीं थी, इसलिए बात नहीं की। अब तो माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी जॉब है। मुझे पता पता है तुम्हें एतराज नहीं होगा, पर जुबैदा और साथ का कहना है कि तुमसे और खास कर आयशा से पूछ लें। सुल्तान साहब कितनी देर बोल ही नहीं सके। उन्हें ये तो अंदाजा था कि वो लोग आयशा के लिए ये ख्वाहिश भी रखते हैं, लेकिन वो आयशा की नापसंदीदगी भी जानते थे, और उनकी अपनी ख्वाहिश उन लोगों की ख्वाहिश से मुख्तलिफ थी। लेकिन वो बिल्कुल साफ जवाब नहीं दे सकते थे। ठीक है भाई साहब, मैं आयशा से पूछकर जवाब दूंगा। कुछ देर बैठने के बाद वो दोनों खड़े हो गए थे। अच्छा सुल्तान, चलते हैं और तुम्हारी यहाँ के मुंतजिर रहेंगे। उनके कहने पर सुल्तान साहब बमुश्किल मुस्कुराए थे। उनके जाने के बाद वो आयशा के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा लॉक था। वो कुछ देर बाहर खड़े रहे और फिर सुबह बात करने का इरादा करते हुए अपने कमरे में आ गए। सुबह वो अहमद के साथ साजिद साहब की रात वाली बात डिस्कस कर रहे थे। जब आयशा डाइनिंग रूम में दाखिल हुई, उसके चेहरे से उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो उनसे नाराज है। वो किसी को सलाम या मुखातिब किए बगैर उनसे फासले पर जाकर बैठ गई और कुछ भी खाने के बजाय जूस का गिलास थाम लिया। आयशा, कल तुम्हारे ताया और ताई आए थे। उन्होंने खुद ही उसे मुखातिब कर लिया था, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था साथ के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर। अब के उसे चौंक कर उन्हें देखा और बहुत गौर से उसका चेहरा देखते हुए अहमद को बड़े जोर की हंसी आई थी। फिर आपने क्या कहा? उसका चेहरा उसकी बेचैनी को अयां कर रहा था। मैंने कहा मैं आयशा से पूछकर बताऊंगा। उसके तने हुए आसाब एकदम पुरसकून हुए थे। उसे गिलास उठाकर होठों से लगा लिया था। आप जानते हैं मुझे सात भाई बिल्कुल पसंद नहीं। जानता हूँ, इसीलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि साफ इनकार करना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉपर रीजन होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने अगली बात कहने के लिए गला खंखारा खंखारा था। मैं चाहता हूँ, बल्कि मेरी ख्वाहिश है तुम्हारी शादी अहमद से हो जाए। और उनकी बात उसके लिए इतनी अचानक थी कि वो उनसे कुछ कह ही नहीं सकी। तुमने मुझसे पूछा था कि अहमद कौन है? अहमद नवाजिश मेरे दोस्त और तुम्हारी मम्मा के कज़न का बेटा है, जिससे तुम्हारा रिश्ता हमने बचपन में तय कर दिया था। मैं ये बात तुम्हें अहमद की आमद से पहले बताना चाहता था, लेकिन अहमद ने मुझे मना कर दिया। लेकिन जितनी बदतमीज़ी तुमने अहमद के साथ करके मुझे शर्मिंदा किया है, मुझे लगता है कि तुम्हें बता दूँ अहमद के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। शायद तुम उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। वो कितनी देर उन्हें ऐसे देखती रही जैसे उनकी बात का यकीन ना आया हो। सुल्तान साहब गौर से उसके चेहरे के उतार-चढ़ाव देख रहे थे। वो खामोश थी और यही उनके लिए गनीमत था कि वो मज़ीद अहमद के सामने बदतमीज़ी ना करे। मैं अभी ऑफ़िस जा रहा हूँ, शाम में इस बारे में बात करते हैं। चलो अहमद। उनके जाने के बाद वो कितनी देर यूँ ही बैठी रही। इतना बड़ा झूठ मेरे पापा ने मेरे साथ बोला। वो जानते थे अहमद कौन है, लेकिन मुझे नहीं बताया, क्योंकि अहमद ने उन्हें मना कर दिया था। अब उनके लिए अहमद मुझसे ज़्यादा हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ देर तक वो होंठ चबाते हुए खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब होंठ आंसुओं में रवानी आ गई तो उसे झटके से डाइनिंग टेबल पर रखे ग्लास, कप, चमचों का स्टैंड सब गिरा दिया था। आवाज सुनकर किचन में काम करती सकीना तेजी से बाहर निकली और उसको यूं पागलों की तरह चीजें गिराते देखकर उल्टे कदम पीछे हटी थी। जब वो घर में दाखिल हुआ तो मुकम्मल खामोशी थी। वो हैरान होता दसदीदा नजरों से इधर उधर देखता किचन की तरफ आ गया, जहां सकीना हंडिया बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। और ये बताओ मोहतरमा, तूफान साहिबा कहाँ है और इतनी खामोशी क्यों है? उसके तूफान कहने पर सकीना खी करने लगी। वो जी, सुबह तो उन्होंने हंगामा किया था, मैं तो डर के मारे किचन से नहीं निकली और तब से कमरे में ही है, बाहर ही नहीं निकली। पता करना था, ठीक तो है, अहमद ने मजाक से कहा था, लेकिन अंदर से वो परेशान हो गया था। जी ठीक है, 2 दफ़ा डाँट खा चुकी हूँ। फिर तो ठीक है, वो मुतमईन होकर बोला। अच्छा चलो, अब अच्छी सी चाय बनाकर पिलाओ। अहमद भाई, बाजी बहुत अच्छी हैं, आप डर कर उन्हें छोड़ ना देना। उसकी बात पर वो कहका लगाकर हँस पड़ा। नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी बाजी जैसी भी हैं मुझे पसंद आ गई हैं। उसकी बात सुनकर सकीना मुस्कुरा दी थी।
वो टीवी लाउंज में अपना लैपटॉप रखकर लेकर बैठ गया। तभी सुल्तान साहब अंदर आए थे और उन्होंने भी आते ही सकीना से आयशा के बारे में पूछा था। वो सुबह से कमरे से नहीं निकली सुनकर वो परेशान हो गए थे। वो कितनी देर दरवाजे के सामने खड़े होकर उसे पुकारते रहे लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। हत्ता कि अहमद को उठकर उनके पास जाना पड़ा। अंकल आप आ जाएँ, वो खुद बाहर आ जाएगी। अहमद उन्हें बाजुओं के हल्के में लेकर आगे बढ़ गया, जबकि दरवाजे के साथ लगी आयशा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। रात के 12 बज रहे थे और भूख से उसका बुरा हाल था। उसने चुपके से दरवाजा खोला। लाउंज में हल्की लाइट ऑन थी। वो दबे पाँव चलती हुई किचन में आई थी। फ्रिज खोलते ही अंधेरे कमरे में रोशनी की लकीर सी फैल गई थी। वो सालन वाला डोंगा निकालकर मुड़ी ही थी कि किचन एकदम रोशनी में नहा गया। डोंगे पल एक पल के लिए उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी थी। उसने जल्दी से डोंगा काउंटर पर रखा और मुड़ कर देखा, जहां अहमद दरवाजे में दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। आयशा का हलक तक कड़वा हो गया था। तो आखिर भूख ने मोहतरमा को बिल से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। ये मेरा घर है, जो मर्जी करूं। आप होते कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाले? सारे दिन का गुस्सा अब वो निकालना चाहती थी। जिस दिन से हमारे घर आए हैं जीना हराम कर दिया है मेरा आपने। क्या अपने घर में कोई रखता नहीं आपको, जो यूं हमारे घर आके पड़े हैं? मुझे तो लगता है कोई डिग्री भी नहीं जो ड्राइवर तक बनने को तैयार हो गए हैं। और पता नहीं वो पापा को क्या कहानी सुनाई है जो वो यूं एतबार करने लगे हैं। आपने सोचा होगा अमीर आदमी की इकलौती बेटी से शादी करके सारी जायदाद पर कब्जा कर लूंगा। आप जैसी मेंटेलिटी के लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। और अगर कामयाब हो भी जाएँ तो उनकी हैसियत नौकर से ज़्यादा नहीं होती। वो अपनी भड़ास बड़ी कामयाबी से निकाल चुकी थी क्योंकि मुकाबिल का चेहरा ज़ब्त करने के चक्कर में सुर्ख हो गया था और आयशा की मुस्कुराहट बड़ी पुरसकून थी। वो पथरीला चेहरा लिए बिल्कुल उसके मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल उसने उसे दोनों बाजुओं से थामा था। पहले तो वो उसकी इतनी जुर्रत पर हैरान हुई और फिर उसकी आहनी गिरफ्त पर रोहानसी होकर खुद को छुड़वाने लगी थी। तुम्हारे जैसी बदमिजाज लड़कियों का दिमाग कैसे दुरुस्त करना है, मुझे बड़ी अच्छी तरह आता है। ये जो अभी तुमने बकवास की है ना, इसका मज़ा मैं अभी चखा देता, लेकिन मुझे अंकल का लिहाज़ है, लेकिन फ़िक्र ना करो। तुम्हारे सारे इख्तियारात मेरे हाथ आ जाएँ, तुम्हारा वो हशर करूँगा कि याद रखोगी। उसके अंदाज़ पर एक पल के लिए वो सहम कर रह गई थी, लेकिन अगले ही पल उसे सर झटका था। नामुमकिन बात है कि मैं आपसे शादी करूँ। उसकी आँखों में देखते हुए वो बेखौफी से बोली, "अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़हर खा लूँगी।" ज़हर-खुंद मुस्कुराहट अहमद के चेहरे पर आई थी। उसकी तुम फ़िक्र मत करो, वो मैं खुद तुम्हें दे दूँगा। कहने के साथ उसे ज़ोर से उससे पीछे की तरफ झटका दिया था और वो जो इस सलूक के लिए तैयार न थी, झटके से मार्बल शेल्फ के साथ लगी थी। और तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूँ, हमारे पास इतनी दौलत है कि तुम्हारे घर जैसे 3 घर खरीद सकते हैं और एमबीए की डिग्री है मेरे पास, वो भी अमेरिका की। जबकि वो दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठी थी। जंगली इंसान। उसे सुना ज़रूर था लेकिन मुड़कर नहीं देखा, बल्कि सालन वाला डोंगा उठाकर ले गया था। और आयशा को जितनी गालियाँ आती थीं, उसे दी थीं। सारी रात रोने के बाद सुबह तक वो खुद को काफ़ी कंपोज़ कर चुकी थी और वो जानती थी, पापा नमाज़ के बाद नहीं सोते और इस वक़्त अहमद नामी आसेब भी उनके साथ नहीं होगा। उसने हल्का-सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। वो आँखें बंद किए तस्बीह पढ़ रहे थे। आहट पर उन्होंने आँखें खोलकर देखा और उसे देखकर वो मुस्कुराए थे जैसे वो उसी के मुंतज़िर हों। मेरी बेटी नाराज़ है मुझसे? उसने सर नफ़ी में हिलाया था। मैं कल आया था लेकिन तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे पता था तुम्हें गुस्सा था और मैं चाहता था तुमसे तब बात करूँ जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए और तुम तसल्ली से किसी नतीजे पर पहुँच जाओ। पापा, मैंने बहुत तसल्ली से सोचकर ये फ़ैसला किया है कि मैं अहमद से शादी नहीं कर सकती। क्यों? उसके खामोश होने पर वो बोले थे। क्योंकि पापा जैसा वो नज़र आता है वैसा वो है नहीं। पहले दिन से उसने मुझे टॉर्चर करने के अलावा और कुछ नहीं किया। आपके सामने वो तमीज़ का मुज़ाहिरा करता है, लेकिन मुझसे वो हमेशा बदतमीज़ी से बात करता है। सुल्तान साहब कितनी देर तक उसका चेहरा देखते रहे, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। अहमद से शादी ना करने की वजह सिर्फ नापसंदीदगी है या कुछ और? आयशा ने चौंक कर उन्हें देखा और उससे पूरी हिम्मत के साथ खुद को हुज़ैफ़ा के बारे में बताने के लिए तैयार किया। पापा, उसने झिझकते हुए उनकी तरफ देखा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। सुल्तान साहब को बहुत तकलीफ हुई थी। उन्हें लग रहा था अहमद से शादी ना करने की वजह कुछ और है, लेकिन उन्हें यह भी उम्मीद थी कि आयशा किसी और को पसंद नहीं कर सकती। उसका नाम हुज़ैफ़ा है, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। ये 2 जुमले उसने उनसे नज़रें मिलाए बगैर अदा किए थे। उनकी मुसलसल खामोशी पर उसने डरते-डरते उनकी तरफ देखा और बेख्तियार उनका हाथ थामा था। पापा, आप कुछ कहेंगे नहीं? उन्होंने गहरा साँस लिया। क्या कहूँ आयशा, तुमने मुझे मायूस किया है।
जब तुमने अहमद से बदतमीजी की, मेरा भी लिहाज नहीं किया, तो मैंने सोचा मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई है। और आज फिर वही सवाल मेरे सामने है। क्या मेरे प्यार में कमी थी, जो तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ी? मैंने तुम्हें वहां अच्छी तालीम हासिल करने भेजा था, ये इख्तियार नहीं दिया था। तुम अपने लिए खुद लड़का पसंद करती फिरो। वो जो खामोशी से सर झुकाए उनकी बात सुन रही थी, एकदम बोल पड़ी। पापा, मैंने कभी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। अगर आपको मुझ पर यकीन है, तो मैंने हमेशा इस यकीन का मान रखा है। अगर मैं हुज़ैफ़ा को पसंद करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई लिमिट क्रॉस की है। मैं कभी उसके साथ बाहर आउटिंग पर नहीं गई, कभी होटलिंग नहीं की। कॉलेज में भी जब कभी हमारी उससे मेरी उससे बात होती है, सिद्रा हमारे साथ होती है पापा। आप मुझे इतना चाहते हैं। हर चीज़ घर में मेरी मर्ज़ी से होती है, लेकिन ज़िंदगी के सबसे अहम फ़ैसले पर मेरा इख्तियार क्यों नहीं पापा? वो अब रो पड़ी थी। सुल्तान साहब जो नाराज़ी से मुँह दूसरी तरफ किए उसकी बातें सुन रहे थे, उसके रोने पर उसे देखने लगे। आयशा, उन्होंने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है? उसका सर नफ़ी में हिला था। मुझसे ज़्यादा तुम्हारा भला चाहने वाला इस दुनिया में कोई है? उसने फिर सर नफ़ी में हिलाया था। तो मैं तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकता हूँ? मैंने बहुत सोच समझ कर और बहुत परखने के बाद अहमद को तुम्हारे लिए चुना है। ये मेरा जज़्बाती और जल्दबाज़ी का फ़ैसला नहीं, मेरी नज़र वो देख सकती है, जो तुम अब नहीं देख रही, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आयशा ने सर नफ़ी में हिलाया था। नहीं पापा, मैं फिर भी उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ़ हुज़ैफ़ा के साथ खुश रहूँगी। वो मुझे समझता है। उसके ज़िद्दी अंदाज़ पर उन्होंने उसके चेहरे के गिर्द से हाथ हटा लिए थे। पापा, एक बार आप उससे मिल तो लें। उसने मुल्तजी अंदाज़ में कहा था। नहीं आयशा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने फ़ैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी अहमद से होगी। आयशा ने दुःख से उन्हें देखा और आंसू साफ़ करती हुई खड़ी हो गई। और मैंने भी फ़ैसला कर लिया है कि मैं शादी हुज़ैफ़ा से करूँगी। आयशा, वो एकदम गुस्से से चिल्लाए थे तो बाहर खड़े अहमद ने हैंडल पर हाथ रखा था। मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा और मेरे मरने के बाद ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। उसका मतलब समझने में उन्हें एक पल लगा था। आयशा, वो घबरा कर खड़े हुए थे। उसके दरवाज़ा खोलने से पहले अहमद साइड पर हो गया था। वो किचन की तरफ भागी थी। इसके उसके पीछे सुल्तान साहब और अहमद उनके किचन में पहुंचने से पहले वो चाकू निकालकर अपने बाजू पर कट लगा चुकी थी। सुल्तान साहब वहीं साकित हो गए। उनकी उनकी नज़रें साकित नज़रें ज़मीन पर जमा होते खून पर जमी थीं। उनके पीछे खड़ा अहमद एक पल के लिए हैरान परेशान इस मंज़र को समझने की कोशिश करने लगा और समझ आते ही उसने आयशा को मज़ीद मौका दिए बगैर चाकू उसके हाथ से छीन लिया था। वो इतनी सी देर में इतनी नकाहत का शिकार हो गई थी कि मज़ाहमत ना कर सकी और चकराते सर के साथ उसने काउंटर का सहारा लेना चाहा, लेकिन नाकाम रही। इससे पहले वो गिरती, अहमद ने उसको थाम लिया था, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। अंकल, वो दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पर रखे गहरी सोच में गुम थे जब अहमद की आवाज़ पर चौंक कर सर उठाया। वो जूस का गिलास लिए खड़ा था। नहीं अहमद, दिल नहीं कर रहा। प्लीज़ अंकल, आपने कुछ सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम हो रही है, इतनी देर पेट खाली रखना ठीक नहीं। उसके अंदाज पर उनकी आंखों आंखों में आंसू आ गए थे। अहमद ने किसी आदमी को यूं बेबसी से रोते नहीं देखा था। जब पहली बार वो उनसे मिला था, कितनी मजबूत पर्सनैलिटी थी उनकी। उनकी अपनी औलाद ने उन्हें कितना बेबस कर दिया था और पहली दफ़ा उसे आयशा पर बेहद गुस्सा आया था। अंकल प्लीज़, उसने बेख्तियार उठकर उन्हें साथ लगा लिया था। आई एम वेरी सॉरी अहमद। अंकल, मुझे सॉरी क्यों कह रहे हैं? मेरी बेटी ने मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा कर दिया। मैंने कितने मान से उससे बात की, जबकि वो किसी और को पसंद करती है। ये बात अहमद को बताते हुए उनका दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। अहमद कुछ नहीं बोला था, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से जो इंकशाफ किया था, वो ये सब सुन चुका था। मैं तुम्हारा ही नहीं, नवाज़िश का भी मुजरिम हूँ। उसने बचपन की बात को अहम जाना, चाहता तो इग्नोर कर सकता था, लेकिन उसने पास रखा। मेरी एक कॉल पर तुम्हें भेज दिया। आयशा की इतनी बदतमीज़ी पर भी तुमने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। लेकिन आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं। मेरी तुमसे एक गुज़ारिश है कि आयशा की इस हरकत का किसी को पता ना चले, तुम्हारे घर वालों को भी नहीं। अहमद ने सर हिलाकर इकरार किया था। थैंक्स यू। उन्होंने उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। मैं जानता हूँ वो गलत फैसला कर रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। वो सर झुकाए खुद कलामी के अंदाज में बोले। अहमद ने अफसोस से उनके चेहरे को देखा, जो एक ही दिन में बूढ़े लगने लगे थे। जब उसे होश आया तो उसके करीब सिद्रा बैठी थी और उससे कुछ फासले पर सोफे पर सुल्तान साहब बैठे थे। अंकल, आयशा को होश आ गया है। सिद्रा की पुरजोश आवाज पर उन्होंने सर उठाकर आयशा की तरफ देखा और गहरा सांस लेकर खड़े हो गए। तुम जिस लड़के की बात कर रही थी, उसे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, कहकर वो रुके नहीं। हैं, ये इनकलाब कैसे हुआ? सिद्रा ने हैरत से उसे देखा, तो उसने बमुश्किल मुस्कुराते हुए अपने बाजू की तरफ इशारा किया। सिद्रा ने आंखें फाड़ कर उसे देखा।
अंकल ने मुझे तो नहीं बताया, उन्होंने कहा चोट लगी थी। वो अब भी हैरान थी। पर आयशा, ये सब क्यों? वो मान नहीं रहे थे, वो मेरी शादी अहमद से करवाना चाहते थे। एक बात कहूँ? हाँ, वो बंद आंखों के साथ बोली। हुज़ैफा से करोड़ दर्जे बेहतर अहमद है। आयशा ने झटके से आंखें खोली। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक है, इसीलिए तो कह रही हूँ। सिद्रा फिर भी अपने कहने से बाज नहीं आई थी। मंगनी की तकरीब बहुत सादगी के साथ उन्होंने घर में अरेंज की थी। उनकी तरफ से उनके भाई थे, वो भी उनसे नाराज थे। वो खुद आयशा के मुस्तकबिल को लेकर इतने परेशान थे कि किसी और तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। उन्हें पहले ही आयशा के फैसले पर एतराज़ था। मज़ीद हुज़ैफ़ा से मिलकर उनका दिल ख़राब हो गया था। उन्हें ये अंदाज़ा था कि उनकी बेटी को लोगों की पहचान नहीं, वरना अहमद जैसे हीरे को ना ठुकराती। उनकी समझ में नहीं आता था कि उसे हुज़ैफ़ा में क्या नज़र आया। उन्हें पहली नज़र में वो लड़का एहसास कमतरी का शिकार लगा और उससे बातें करने के बाद उसकी बातों में लालच साफ नज़र आया था। जानने के दावे के बावजूद आयशा को क्यों ये सब नज़र नहीं आया? हुज़ैफ़ा के घरवाले मौजूद थे, बिल्कुल उनके अंदाज़े के मुताबिक, अनपढ़, जाहिल, लालची, हरीस। नज़रों से उनके घर की चीज़ों को देखते हुए, उन्होंने ना चाहते हुए उन लोगों के लिए अच्छे कपड़ों का इंतज़ाम किया था, जबकि वो आयशा के लिए एक मामूली सी अंगूठी और सस्ती सी ज्वेलरी के सिवा कुछ नहीं लाए थे। उन्होंने गौर से आयशा का चेहरा देखा कि शायद उसे कुछ बुरा लगा हो, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने गहरा सांस लेकर अहमद को तलाश किया, वो वहाँ नहीं था। अब अहमद को देखकर उन्हें आयशा के लिए ज़्यादा अफ़सोस होता था। वो सिद्रा के साथ शॉपिंग करके लौटी थी जब सकीना ने बताया कि पापा उसको बुला रहे हैं। वो बहुत खुश हो गई क्योंकि मंगनी के बाद वो बहुत कम उससे बात करते थे। वो मुस्कुराती उनके कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही पहली नज़र अहमद पर पड़ी और उसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। आपने बुलाया था पापा? हाँ, आओ। उन्होंने संजीदगी से उसे सामने बैठने को कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? अहमद को उठता देखकर सुल्तान साहब ने पूछा। बाहर। बैठ जाओ। वो चारों नाचार बैठ गया। तुमने जब कभी मुझसे ज़िद की, मैंने हमेशा पूरी की। अपनी ये वाली ज़िद पूरी करने के लिए तुमने जो तरीका इख्तियार किया, मैंने सोच लिया था। मैं अब कभी तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बाप हूँ, अपनी मोहब्बत से मजबूर हूँ। बात क्या है पापा? अब के वो परेशान होकर बोली। मुझे पहली नज़र में हुज़ैफ़ा पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने नहीं कहा। उसके घर वाले देखे थे ना तुमने? उसके बैकग्राउंड के बारे में जानती हो तुम कुछ? उनके सवालिया नज़रों से देखने पर वो खामोशी से उन्हें देखती रही। उसके फादर एक स्कूल में चपड़ासी हैं, एक भाई उसका मोटर मैकेनिक है और एक दर्जी का काम करता है। मनशियात का आदी है, 2 कमरों का घर है जिसमें उन्हें 5 अफराद के अलावा उसकी 2 बहनें भी रहती हैं। क्या ये बात तुम्हारे नॉलेज में है? और आयशा के सर में जैसे धमाके हो रहे थे। उसे ये पता था हुज़ैफ़ा का ताल्लुक मिडिल क्लास से है, लेकिन ये पता नहीं था कि उसका ताल्लुक लॉयर मिडिल क्लास से है। और उसका फैमिली बैकग्राउंड उसने कभी उसके बहन-भाइयों का पूछा ही नहीं और ना उसे कभी बताया था। तुम्हारी खामोशी से तो यही अंदाज़ा होता है कि उस तुम्हें ये सब नहीं मालूम। उसे खामोश देखकर सुल्तान साहब जताते हुए अंदाज में बोले, आपको ये सब कैसे पता चला? मैंने पता करवाया है। किससे? अहमद ने पता करवाया है। आयशा ने खा जाने वाली नज़रों से अहमद को देखा। इससे कहा और आपने यकीन कर लिया? ये आदमी तो कभी मेरा अच्छा नहीं सोच सकता। आपको ये क्यों नज़र नहीं आ रहा कि ये मुझसे बदला लेने के लिए झूठ बोल रहा है? वो क्यों बदला लेगा? ये तो आप इसी से ही पूछें। मुझे अफ़सोस है पापा कि आपको मुझसे ज़्यादा इस शख्स पर यकीन है। वो कहकर रुकी नहीं थी। मैंने कहा था अंकल, वो नहीं मानेगी। वो दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने अहमद की आवाज़ सुनी थी। उसने कमरे में जाकर सबसे पहले हुज़ैफ़ा को फ़ोन किया था। शुक्र है तुमने फ़ोन तो किया। उसकी आवाज़ सुनकर हुज़ैफ़ा ने खुश होते हुए कहा था। प्लीज़ हुज़ैफ़ा, इस वक़्त मेरा मूड अच्छा नहीं। क्यों? क्या हुआ? दूसरी तरफ वो संजीदा हो गया था। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारा एक भाई मोटर मैकेनिक और दूसरा दर्जी है, वो भी ड्रग एडिक्ट। हाँ, ये सच है। मैं तुम्हें ये सब बताना चाहता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। और फिर तुमने कभी पूछा भी तो नहीं। आयशा का पहले गुस्से और अब सदमे के मारे बुरा हाल था। घर भी तुम्हारा इतना छोटा है हुज़ैफ़ा, मुझे कहाँ रखोगे? मैं मानता हूँ आयशा, जो तुम कह रही हो सब ठीक है। ये तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रखूँगा। मैं तो खुद भी उनके साथ नहीं रहना चाहता, जहाँ मसले और गुर्बत ही खत्म नहीं होती। शादी का कुछ अरसा हम अंकल के साथ रहेंगे। जैसे ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी, हम अपना घर ले लेंगे। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो अंकल का इतना बड़ा बंगला और बिज़नेस सब कुछ तुम्हारा ही तो है। पापा मुझे कुछ नहीं देंगे। बेख्याली में उसके मुँह से निकला था। क्या मतलब? हुज़ैफ़ा को धचका लगा था। तुम जानते हो मैंने पापा की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर तुमसे मंगनी की है। उन्होंने मंगनी इस शर्त पर की थी कि वो शादी के बाद मुझे अपनी जायदाद में से कुछ नहीं देंगे। उसे जैसे हवा में तीर छोड़ा था। तुम मज़ाक कर रही हो आयशा? हुज़ैफ़ा जैसे रो देने को था। नो, आई एम सीरियस। दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी।
अच्छा आयशा, मेरी कॉल आ रही है, तुमसे बाद में बात करता हूँ। फ़ोन रखते ही आयशा ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया था। वो दोनों टाँगें सोफ़े पर रखे, उन पर ठोडी टिकाए गहरी सोच में गुम थी। 1 हफ़्ता पहले उससे हुज़ैफ़ा से बात की थी, उसके बाद ना उसने कॉल की और ना हुज़ैफ़ा ने। वो कॉलेज भी नहीं जा रही थी, 2 माह बाद शादी थी उसकी, लेकिन उसने शॉपिंग भी बंद कर दी थी। पापा अलग खामोश रहते थे, पहले भी घर में 2 अफ़राद थे, लेकिन आवाज़ें थीं। अब तो लगता था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। अहमद जब था, तो पापा से बात कर लेते थे। उससे बात कर लेते थे, अब तो वो भी चला गया था। उसने गहरा साँस लेकर आँखें बंद कर ली थी। गाड़ी का हॉर्न बजा और उसके बाद डोर बेल बजी थी। वो हैरान होती हुई बाहर निकली, क्योंकि कार का हॉर्न पापा की गाड़ी का नहीं था। उसने गेट खोला, तो सामने ही पापा खड़े थे, लेकिन 2 आदमियों का सहारा लिए हुए। पापा, वो बेसाख्ता उनकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ इन्हें? उसने उन्हें उन दोनों से पूछा था। अचानक ऑफिस में सर की तबीयत खराब हो गई थी। हम अस्पताल लेकर गए थे। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें एंजाइना का अटैक हुआ है, किसी टेंशन की वजह से। उसे रोना शुरू कर दिया था। वो दोनों उनको सहारा देते हुए बेडरूम में ले आए थे। हफीज साहब, थैंक यू वेरी मच, मैं अब ठीक हूँ। वो बमुश्किल ये बोल सके थे। ये इनकी मेडिसन है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा नंबर है, मैं सर का मैनेजर हूँ। थैंक यू वेरी मच। उन्हें छोड़कर वो अंदर आई तो वो आंखें बंद किए लेटे थे। पापा, उसे रोते हुए उन्हें पुकारा तो उन्होंने बमुश्किल आंखें खोली। वो तुम्हारे लायक नहीं आयशा। कौन पापा? हुजैफा। वो कुछ नहीं बोली, बस उनका हाथ पकड़कर रोती रही। आज ऑफिस आया था वो और उसका भाई। आयशा ने चौंक कर उन्हें देखा। 50 लाख मांग रहे थे। किराए का घर था जहां से उन्हें जवाब मिल गया है और वो मकान खरीदना चाहते हैं। वो कह रहा था तब भी तो मकान आपने देना है तो अभी सही। मेरी बातों पर भी शायद तुम यकीन ना करो, जैसे अहमद का नहीं किया था। मैंने रिकॉर्डिंग की है, सुन लो। उन्होंने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया था। और अगर मैं ना दूं तो? सुल्तान साहब की आवाज़ आई थी। वो तो आपको देने देने पड़ेंगे, और ये मैं अपने लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए कह रहा हूँ। कहाँ आदत है उसे एक कमरे में रहने की? अगर आपने मुझे 50 लाख ना दिए तो आपकी बेवकूफ़ बेटी तो है ना, सोचिए उस पर मेरे प्यार का रंग कितना गहरा है। पहले भी वो मेरी खातिर खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। तो सोचे क्या मेरी खातिर वो घर से नहीं भाग सकती? और फिर जो आपकी इज़्ज़त रह जाएगी तो 50 लाख क्या बुरे हैं? ये मकरू अंदाज़ हुज़ैफ़ा का था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे पता था तुम्हें यकीन नहीं आएगा, इसलिए रिकॉर्ड कर ली। आज मेरा दिल चाह रहा है आयशा कि मैं मर जाऊं। जितनी जिल्लत मुझे उस लड़के के सामने महसूस हुई, तुमने मुझे मार दिया आयशा, मार दिया। खुदा के लिए पापा, ऐसे मत कहें पापा, मुझसे गलती हो गई। वो उनका हाथ पकड़कर बुरी तरह रो पड़ी थी। अहमद को बुलाओ। पापा, आयशा, अहमद को बुलाओ। वो बेबसी से उनका चेहरा देखने लगी। मेरे मोबाइल में उसका नंबर है। उसने अहमद का नंबर डायल किया था। दूसरी बेल पर उसने फ़ोन उठा लिया था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? आयशा बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी, जैसे वो उससे बात ना करना चाहता हो। पापा आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, उसे कहो आ जाए। पापा कह रहे हैं आप आ जाएं। खैरियत है ना? उसकी भारी आवाज़ पर वो चौंका था। पापा की तबीयत ठीक नहीं, अब के वो रो पड़ी थी। ओके, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उसने उनको 2-3 दफ़ा आवाज़ दी, लेकिन वो शायद सो गए थे। वो उठकर लाउंज में आ गई। वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। 15 मिनट थे कि गुज़र नहीं रहे थे। 15 मिनट में 10 दफ़ा उसे झाँक कर देखा था कि बाबा साँस ले रहे हैं। अचानक वो पता नहीं क्यों बहुत डर गई थी। या अल्लाह, अहमद आ जाए, उसने दिल से दुआ की थी। तभी डोर बेल बजी थी। वो भागती हुई गेट तक गई। कहाँ है अंकल? वो भी उसकी तरह परेशान था और उसके जवाब से पहले भागते हुए सुल्तान साहब के कमरे की तरफ गया था। अंकल, उसने करीब जाकर पहले उन्हें पुकारा था और उसकी एक पुकार पर उन्होंने आंखें खोल दी थीं। वो उसे देखकर मुस्कुराए थे। आयशा का दिल चाहा खुद को शूट कर ले। उसके एक गलत फैसले ने उसके बाप को उससे दूर कर दिया था। तुम आ गए अहमद? जी अंकल, मैं आपके पास हूँ। ये अचानक क्या हुआ? तबीयत कैसे खराब हो गई आपकी? जाने का वक्त आ गया है अहमद। पापा, वो एकदम चीखती हुई उनके कदमों से लिपट गई थी। ऐसे मत कहें पापा, मैं मर जाऊंगी। अहमद जो एकदम परेशान हो गया था। प्लीज अंकल, ऐसे मत बोले, कुछ नहीं होगा आपको। मैं आ गया हूं ना, अभी अस्पताल चलते हैं। नहीं अहमद, अब जीने को दिल नहीं करता। मेरा दिल आज मर गया है। पापा, मुझे माफ कर दें। वो अब उनके पाँव चूम रही थी। नहीं पापा, वो जोर से रोने लगी। यहाँ आओ आयशा। वो उनके दाएं तरफ आकर बैठ गई। पापा, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो चाहें मुझे सज़ा दें पापा, जो चाहे। वो उनके कंधे पर सर रखकर बुरी तरह रो पड़ी थी। अहमद, आज फिर तुमसे कुछ माँगने लगा हूँ। तुम भी कहोगे कैसा खुदगर्ज़ आदमी है। लेकिन क्या करूँ, तुम पर मुझे मान भी बहुत है। उन्होंने बाएँ हाथ में अहमद का हाथ थाम रखा था। मेरी बेटी बहुत नादान है। इससे गलती हो गई है, मैं इससे नाराज़ हूँ, पर मैं इसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मेरे बाद ये अकेली हो जाएगी। पापा,
मुझे बात करने दो आयशा। उन्होंने नाराज़ी से उसे देखा। इसे मैंने आज तक ज़माने ज़माने की हर बुराई से बचा कर रखा है, इसलिए ये लोगों को पहचानने में धोखा खा गई। मेरे बाद सिर्फ़ एक तुम हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। अंकल, अहमद ने कुछ कहना चाहा लेकिन उन्होंने उसका हाथ दबाकर उसे खामोश करवा दिया। मैंने खुद तुमसे कहा था कि मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं। मेरे बाद बेशक तुम इससे शादी ना करना, लेकिन इसका ख़्याल ज़रूर रखना। रखोगे ना? पापा मत करें ऐसा, मुझे माफ़ कर दें। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं कभी बदतमीज़ी नहीं करूँगी, मैं कभी ज़िद भी नहीं करूँगी। आपको हुज़ैफ़ा नहीं पसंद, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस पापा, नहीं करूँगी। बस मुझे माफ़ कर दें। वो दोनों हाथों से उनका चेहरा थाम कर उनसे वादा कर रही थी। उसकी हालत इस वक़्त इतनी काबिल रहम हो रही थी कि अहमद को भी अफ़सोस हो रहा था। आयशा, सुल्तान साहब ने उसे बाजू के हल्के में ले लिया था। वो उनके सीने पर सर रखकर रो पड़ी थी। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ मेरी बच्ची, मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता। उन्होंने अब भी अहमद का हाथ थामा हुआ था। अहमद, वादा करो, मेरी आयशा का ख़्याल रखोगे। उसके सर हिलाने पर वो मुस्कुरा दिए थे। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, मुझे बहुत सुकून है। वो अब नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे थे। मुझे नींद आ रही है, कुछ देर सोऊंगा। अहमद, तुम जाना नहीं, आयशा अकेली हो जाएगी। अहमद ने बेसाहता आयशा की तरफ देखा था, तभी उसने भी अहमद की तरफ देखा था। नजरें मिलने पर दोनों ने नजरें चुरा ली थी। मैं उठूंगा तो नवाजिश नवाजिश से मेरी बात करवाना। अहमद ने सर हिलाया था। थोड़ी देर सोऊंगा। वो गनूदगी में चले गए थे। पापा, आयशा ने घबरा कर आवाज दी थी। शायद दवाइयों का असर है, सोने दो इनको, बाहर आ जाओ। वो कहकर बाहर निकल गया था। उन्हें चादर उड़ाकर लाइट ऑफ करके बाहर निकल आई। कितनी देर वो उंगलियां मरोड़ती सोफे की साइड पर खड़ी रही, जबकि अहमद आंखें बंद किए सोफे की बैक से टेक लगाए बैठा था। वो उससे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें खोल कर देखने पर वो कुछ और बोल गई। खाना खाएंगे? नहीं, तुम सो जाओ, मैं यहीं हूँ। वो कुछ कहे बगैर कमरे में आ गई थी। नामानूस शोर पर उसकी आंख खुली थी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो आयशा के चीखने की आवाज थी। वो नंगे पांव सुल्तान साहब के कमरे की तरफ भागा था। पापा! वो रोते हुए उनको ऊंची आवाज में पुकार रही थी। अहमद, पापा बोल नहीं रहे। ये मुझसे नाराज है, इसलिए नहीं बोल रहे। आप बुलाए ना, आपकी बात जरूर मानेंगे। वो अब उसका बाजू पकड़कर उसे खींच रही थी। अहमद ने सुल्तान साहब के दिल पर हाथ रखा, जो बिल्कुल साकित पड़ा था। उसकी आंखें एकदम आंसू से भर गई थीं, और आयशा, जो मुंतजिर नजरों से उसे देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू देखकर पागलों की तरह चीखने लगी थी। फिर क्या सोचा है? किस बारे में? नवाजिश साहब के पूछने पर उसने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। आयशा के बारे में। अहमद ने गहरा सांस लिया। पापा, ये उसकी अपनी जिंदगी है। उसे क्या करना है ये आपको उससे पूछना चाहिए। मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ उसके पास, पर वो मुझे देखते ही रोने लगती है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कोई भी बात करने की। मैंने उसके ताया से पूछा था कि हम आयशा को अपने साथ ले जाएँ, पर उन्होंने मना कर दिया। क्यों? वो माथे पर बल डालकर बोला। वो भी अपनी जगह ठीक है अहमद, वो आयशा के ताया हैं। उनका उस पर हक है, जबकि हम कौन है उसके। लेकिन पापा, अंकल ने जाने से पहले आयशा की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी थी। वो तुम्हें पता है, लेकिन लोगों को नहीं। वो तुमसे पूछेंगे कि किस हक से तुम आयशा को साथ लेकर जाना चाहते हो, तो क्या कहोगे? और क्या आयशा तुम्हारे साथ जाएगी? अब की बार वो कुछ नहीं बोला था। हमें 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ आए। तुम्हारी मम्मी भी बार-बार फ़ोन कर रही है। अब हमें वापस चलना चाहिए। और मेरे ख़्याल में आयशा को थोड़ा टाइम देना चाहिए। शायद वो खुद कोई बेहतर फ़ैसला कर सके। वो सर हिलाकर रह गया। तभी शोर की आवाज़ पर वो दोनों घबरा कर अंदर की तरफ भागे थे, और दरवाजे में ही रुक गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? अहमद ने आयशा का सुर्ख चेहरा और जारहाना अंदाज देखकर मुकाबिल को देखा, जहां हुजैफा खड़ा था। वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। आयशा, नाम मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा। तुम मेरे पापा की कातिल हो। लालच ने मेरे पापा की जान ले ली। जोर से बोलते हुए वो रो पड़ी थी। मुझे माफ कर दो आयशा। वो 2 कदम आगे बढ़ा, और वो बेसाख्ता 3 कदम पीछे हटी थी। दूर रहो मुझसे घटिया इंसान, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये लो अपनी घटिया अंगूठी, और दफा हो जाओ। मैं समझूंगी मर गए तुम, बल्कि मर जाओ तुम, मुझे सुकून आ जाएगा। आयशा, वो घिघियाने वाले अंदाज में आगे बढ़ा। तुम दफा होते हो या मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। कहने के साथ उसने टेबल पर पड़े स्टैंड में से चाकू निकाल लिया। नवाजिश साहब के साथ साथ साजिद साहब और तमाशा देखता साथ एकदम आगे बढ़े थे, जबकि सिदरा ने मजबूती से उसे कंधे से थाम लिया था। आज काफ़ी दिन बाद अहमद ने उसे उसके पुराने अंदाज में देखा था, और वो जानता था अगर हुज़ैफ़ा मज़ीद कुछ देर यहाँ रुका तो अपनी टाँगों पर वापस नहीं जाएगा।
जाते क्यों नहीं? आयशा ने कह दिया ना कि वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। चले जाओ, आइंदा यहाँ नजर मत आना, वरना सीधा पुलिस स्टेशन जाओगे। और एक बात, वो झुककर अंगूठी उठा रहा था जब आयशा बोली, आज तक मैंने तुम्हें जितनी रकम दी है वो मुझे वापस चाहिए। अगर तुमने वापस ना की तो पुलिस के जरिए मुझे ये काम करना होगा। हुजैफा ने कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन साजिद साहब उसका बाजू पकड़कर घसीटते हुए उसे बाहर ले गए थे, जबकि सिद्रा उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। ये क्या था? नवाजिश साहब अब तक परेशान और हैरान थे। वो ऐसी ही है। अहमद ने मुस्कुराकर जाने किस बात का मजा लिया था, जबकि नवाजिश साहब के लिए रोती घबराती आयशा का ये रूप हजम करना मुश्किल हो रहा था। दस्तक पर उसने आंखें खोलकर देखा और नवाजिश साहब को देखकर उठकर बैठ गई। वो कितनी देर उसके साथ बैठकर उसे तसल्ली देते रहे। वो जो बहुत गौर से उनकी बातें सुन रही थी, चौंक कर उन्हें देखने लगी। आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, जाना तो है। इतने दिन हो गए, तुम्हारी आंटी भी अकेली हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, लेकिन तुम्हारे ताया ने तसल्ली दी, काफी तसल्ली दी है कि वो तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम आते जाते रहेंगे, फोन पर भी तुमसे राब्ता रहेगा। पता नहीं क्यों उसे ढेर सारा रोना आया था। आयशा, तुम ऐसे रोगी तो मुझे परेशानी होगी, वहां भी मैं परेशान रहूंगा। तभी अहमद अंदर आया था। चले पापा? हाँ चलो। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। वो उसके सर पर हाथ रखकर बोले। उनके जाने के बाद आयशा ने आंसू भरी नजरों से सामने देखा। वो वहीं खड़ा था। आयशा खुद उसके उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मैंने पापा के अलावा आपको भी बहुत हर्ट किया है। पापा आपसे बहुत प्यार करते थे। आप पर उनको बहुत मान भी था। मैंने तो उनका मान तोड़ दिया था। कहने के साथ ही उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो पापा भी मुझे माफ़ कर देंगे। बोले, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? अहमद का सर खुद बहुत हिल गया था। मैं तुमसे नाराज़ नहीं। तो? तो आयशा की तो पर उसे चौंक कर उसका चेहरा देखा। तो क्या? कुछ नहीं। वो पलट गई थी, जबकि उसकी तो को लेकर वो सारा रास्ता सोचता रहा था। अब उसके दिन रात माफ़ी मांगते गुजर जाते थे। अभी भी कमरे में पड़े-पड़े उसका दिल घबराने लगा, तो वो बाहर आ गई। उसका रुख सुल्तान साहब के कमरे की तरफ था, लेकिन अंदर दाखिल होते ही उसे झटका लगा था। कमरे की हर चीज़ अपनी जगह से हिली थी। वो वहीं से चीखी थी, "सकीना! जी बाजी!" वो भागती हुई आई थी। "ये किसने?" उसने उँगली से कमरे की तरफ इशारा किया था। गुस्से के मारे उससे बात पूरी नहीं हो रही थी। "बाजी, यही नहीं, सारी जगह पर यही कुछ है। आपके ताया ने सारे घर पर कब्ज़ा कर लिया है।" वो एकदम शॉक्ड होकर रह गई थी। अब कि उसने ध्यान से सारे घर का जायज़ा लिया। उसने उनकी वार्डरोब खोली, उनके कपड़े उनके लॉकर्स में रखे रखे ज़ेवरात, नकदी सब गायब थे। वो जैसे वहीं गिर गई थी, उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। वो तेज़ी से चलती हुई बाहर आई। सकीना वहीं खड़ी थी। "ये सब कब से हो रहा है?" "ये तो जी कुल के बाद से हो रहा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कितनी दफ़ा आई थी आपके पास, पर आपकी हालत ऐसी नहीं थी। और तो और वो लोग मुझे भी निकालना चाहते हैं। मैं ही ढीठों की तरह खुद आ जाती हूँ। मुझे बस आपकी फ़िक्र है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती।" वो जो होंठ चबाते हुए सकीना की बात सुन रही थी, उसकी आँखों में आँसू आ गए थे। "रो नहीं बाजी, आप तो बड़ी बहादुर हो।" सकीना को उस पर बड़ा तरस आया था। "बहादुर नहीं हूँ सकीना, मेरी सारी सारी बहादुरी मेरे पापा की वज़ह से थी। वो कहते थे मैं दुनिया के रूप नहीं जानती। देखो सकीना, मैंने कितना धोखा खाया। हर जगह हर रिश्ते से धोखा खा रही हूँ। और जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने अपने पापा का दिल दुखाया और अब मुझे समझ आ रही है उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। वो अब फूट-फूट कर रो रही थी। नहीं बाजी, ऐसे ना रो। माँ-बाप अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते, चाहे वो जितनी मर्ज़ी बड़ी गलती कर लें। साहब तो आपसे प्यार भी बहुत करते थे। वो गुस्सा ज़रूर थे, पर नाराज़ नहीं। मैं अकेली रह गई सकीना, बिल्कुल अकेली। आप अकेली नहीं बाजी, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। और फिर अहमद भाई भी तो आपके अपने हैं। और वो रोना भूलकर सकीना का चेहरा देखने लगी। मैं ठीक कह रही हूँ बाजी, बड़े साहब ने उन्हें आपके लिए पसंद किया था। अहमद भाई तो दुआ हैं साहब की आपके लिए। वो सब भूलकर सकीना का मुंह देखती रह गई। वो लाउंज में आई तो वो दो तीनों बड़े खुशगवार मूड में टीवी देख रहे थे। अरे वाह भई! आज आयशा कैसे कमरे से बाहर आ गई? जुबैदा ने बड़े तंज़िया अंदाज में उसे देखकर कहा था। ताया जी, आपने अपना सामान पापा के रूम में शिफ्ट क्यों किया? उसके सवाल पर एक पल के लिए तीनों के चेहरे के रंग उड़ गए थे। भई अब हमें यहीं रहना है तो घर के सरबराह का जो कमरा होगा मैं उसी में रहूंगा ना। साजिद साहब की ढिठाई पर उसका गुस्सा ऊद आया था। वो कमरा मेरे पापा का है और ये घर मेरा है, और पापा के डॉक्यूमेंट्स, जेवरात, पैसे ये सब किसकी इजाजत से आपने निकाले हैं? तौबा! कैसी बदतमीज लड़की है। अपने ताया से जुबान चला रही है। जुबैदा ने दोनों गाल पीटते हुए कहा।
देखो लड़की, तुम्हारी ये बदतमीज अंदाज तुम्हारे बाप बर्दाश्त करता था, मैं नहीं करूंगा। अब ये मेरा घर है और सुल्तान का भाई होने के नाते ये जायदाद, ये बिजनेस सब मेरा है। तुम्हारा काम घर में रहना है और तुम्हारी रोटी कपड़े की जो जरूरत है पूरी हो जाएगी। और ये हमारा एहसान मानो कि तुम जैसी बदजुबान लड़की जिसकी पहले मंगनी टूट चुकी है, ये भी हमारी कुर्बानी समझो। हम तुम्हें बहू बना रहे हैं। अगले हफ्ते हम तुम्हारा निकाह साथ के साथ कर रहे हैं। धमाका होना, जलजला आना, ये सारे मुहावरे अब उसकी समझ में आ रहे थे। उसकी नजरें इन दोनों से होती हुई साथ पर जा रुकी। उसकी वही मकरू दिल जलाने वाली हंसी, वो एकदम फट पड़ी थी। ये नामुमकिन है, मैं उससे शादी करूं, इससे बेहतर है मैं अपनी जान दे दूं। अब के साथ खड़ा हो गया था। अपनी ख्वाहिश पूरी पूरी किए बगैर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बस, साजिद साहब ने उसे टोक दिया। देखो आयशा, यूं जिद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। और इस जायदाद को पाने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है। अब जब मुझे मौका मिला है तुम्हारी जिद के लिए, मैं उसे गवा नहीं सकता। तुम्हारा बाप भी ऐसा ही था, अड़ियल। सीधी जुबान उसकी भी समझ में नहीं आती थी। मजबूरन गुंडों को भेजकर मुझे उसे डराना पड़ा ताकि वो साथ को अपनाने पर तैयार हो जाए। लेकिन वो नवाजिश के बेटे को लेकर आया और वो लड़का तो जैसे तुम्हारे बाप का साया बन गया था। हर जगह उस लड़के ने हमें नाकाम किया, पर जो काम हम नहीं कर सके तुमने कर दिया। जाओ शाबाश, अपने कमरे में जाकर आराम करो। और वो अपने बेजान वजूद होते वजूद को घसीटती हुई अंदर आई थी और बेड पर बैठकर उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया था। या अल्लाह, मुझे मेरी नाफरमानी के लिए माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। वो अब माफ़ी की गिरदान कर रही थी। ओह मेरे खुदा! उसकी बातें सुनकर सिदरा के मुंह से बेख्तियार निकला था, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिदरा, हर वक्त ये धड़का लगा रहता है, अभी कुछ हो जाएगा। हर नया दिन मेरे लिए नया इंकशाफ लेकर आता है। बाहर जाते हैं तो मुझे लॉक कर जाते हैं। एक सकीना का सहारा था, उसे भी उन्होंने निकाल दिया। मेरा मोबाइल भी छीन लिया। ये तो अंदर एक पुराना मोबाइल था, पापा की कोई पुरानी सिम थी, वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और पता है आयशा, मैं 2 दफ़ा तुमसे मिलने आई थी, लेकिन मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया, कहा तुम घर पर नहीं हो। तुम्हारा सेल भी बंद था, शक तो मुझे तभी हो गया था। सिदरा प्लीज़ कुछ करो, नहीं तो मैं ऐसे ही घुट-घुट कर मर जाऊँगी। वो अब रो पड़ी थी। आयशा पागल मत बनो, कब तक यूँ रो-रो कर खुद को हलकान करती रहोगी? बहादुरी का मुज़ाहिरा करो। कैसे? वो अब रोते हुए पूछ रही थी। तुम अहमद को फ़ोन करो। अहमद? वो एकदम रुकी थी। हाँ, अहमद, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन सिदरा, किस मुंह से उससे मदद मांगूं? तुम जानती हो मैंने हमेशा उससे बदतमीजी से बात की है। वो क्यों करेगा मेरी मदद? वो करेगा तुम्हारी मदद, और क्यों का जवाब वो खुद देगा। मैं समझी नहीं सिदरा, तुम मुझे उलझा रही हो। तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ, मुझे दो। आयशा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। तुम क्या करोगी? उसका नंबर लिखवाने के बाद उससे पूछा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। साथ ही उसे फोन बंद कर दिया। फोन साइलेंट पर करके उसे वार्डरोब में छुपा दिया। वो जब अपने माजी में झांकने बैठती थी तो सिवाय निदामत के कुछ नजर नहीं आता था। उसे अपने पापा की कही हुई एक एक बात याद आती थी। सोचते सोचते वो अहमद पर आकर रुक गई, फिर सर झटक कर जैसे खुद को उसे सोचने से रोका था। वो मुझे कभी नहीं अपनाएगा, मैं बदतमीज हूं ना। उसकी आंखों की सतह गीली हो गई थी। अगर उसके दिल में मेरे लिए कोई अच्छा एहसास होता तो मेरी खबर तो लेता, जिंदा हूं या मर गई। और फिर सिद्रा ने फ़ोन तो किया होगा, मेरी परेशानी का भी बताया होगा। एक दिन गुज़र गया, वो नहीं आया। तभी नागवार सी वो उसकी नाक से टकराई, तो उसने नज़रें घुमाकर देखा, उसके बिल्कुल सामने साथ बैठा उसे घूर रहा था। वो एकदम यूँ उछल कर खड़ी हुई थी जैसे उसे बिच्छू ने डंक मारा हो। ऐसा क्या सोचा जा रहा था, जो तुम्हें मेरे आने का भी पता नहीं चला? वो नीम व आँखों से उसे देखते हुए बोला। उसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट और हरकत बता रही थीं कि वो नशे की हालत में है। वो इस वक़्त बिल्कुल भी उससे बात नहीं करना चाहती थी। खुद पर जमी उसकी नज़रों से उसे कराहियत हो रही थी और ऐसे ही तासुरात शायद उसके चेहरे पर भी आ गए थे। वो कुछ कहे बगैर आगे बढ़ी थी, लेकिन उसने बढ़कर उसका बाजू थाम लिया था और उसी तेज़ी से आयशा का हाथ घूमा था और उसके मुँह पर निशान छोड़ गया था। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। एक पल के लिए लड़खड़ा गया था, लेकिन अगले ही पल उसने तैश के आलम में थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था और वो लहरा कर मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। पेशानी इतनी जोर से जमीन से टकराई थी कि वो बिलबिला उठी थी। अभी वो संभली नहीं थी कि उसने बालों से पकड़कर उसे खड़ा किया। दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई थी। तुम देखो, आज मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ कि दोबारा कभी सर उठाकर बात नहीं कर सकोगी। वो उसे बालों से घसीट कर बेडरूम की तरफ ले जा रहा था। खुद को छुड़ाने के लिए वो पूरा जोर लगा रही थी। डोर बेल पर वो एकदम रुका था और यही वो पल था
जब वो खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाकर सीधा कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। अब वो पागलों की तरह दरवाजे को ठोकरें लगा रहा था। फिर साजिद साहब की आवाज़ आई और उसके बाद खामोशी छा गई। या अल्लाह मेरी मदद कर। वो कांपते हुए हाथों को एक दूसरे में जकड़े दीवार से लग गई। फिर अचानक बाहर से ज़ोर-ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगीं। उसे लगा किसी ने उसे आवाज़ दी है। उसने गौर से सुना, उसका ही नाम लिया जा रहा था। वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। आयशा, अब की आवाज़ साफ थी और उसने पहचान भी ली थी। उसने झटके से दरवाज़ा खोला। वो बिल्कुल सामने खड़ा मुतलाशी नज़रों से उसे ढूंढ रहा था। अहमद, वो चीखती हुई उसकी तरफ भागी थी। उसके करीब जाते ही उसने उसका बाजू मजबूती से थामकर माथा उस पर टिका दिया था। अहमद ने दोनों बाजुओं से थामकर उसे सीधा किया था। तुम ठीक हो ना? वो गौर से उसका चेहरा देख रहा था, जहां दाएं गाल पर उंगलियों के निशान बहुत वाजे थे और रोने की वजह से उससे बात नहीं हो पा रही थी। आयशा, तुम ठीक हो? अब के नवाजिश साहब ने करीब आकर पूछा था तो वो उनके गले लग गई। बस बेटा, हम आ गए हैं ना। कल तक मुझे ये घर खाली चाहिए। उसने अहमद की ऊंची आवाज सुनी थी। ये घर सुल्तान ने मेरे नाम कर दिया था। साजिद साहब की आवाज पर उसने नवाजिश साहब के कंधे से सर उठाकर उन्हें देखा। अच्छा, अहमद तंजिया आवाज में बोला। मैं इनकी इकलौती बेटी, इनकी इकलौती बेटी, इनकी वारिस मौजूद है। फिर किस खुशी में वो जायदाद आपके नाम करेंगे? मेरे पास सबूत है। आपकी इत्तला के लिए बता दूं, अंकल की जायदाद की सारी असल दस्तावेज मेरे पास हैं। मैं बहस नहीं करना चाहता। जिस तरह आपका बेटा जेल जेल पहुंचा है, मैं नहीं चाहता इस उम्र में आप दोनों मियाँ बीवी जेल में चक्की पीसे। आप दोनों को तो मैं उम्र का लिहाज करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपके बेटे ने एक कमजोर लड़की पर हाथ उठाकर जो बेगैरती का सबूत दिया है, वो नाकाबिले माफी है। चले पापा। वो कहकर बाहर निकल गया और उनके पीछे वो दोनों भी निकल आए। अहमद के घर में 3 नफूस थे, नवाज़िश अंकल, सलमा आंटी और अहमद। शुरू में वो उनके साथ एक फ़ासले पर रही, हालाँकि वो उनका बहुत ख़्याल रखते थे। अंकल सुबह अपने सामने उसे नाश्ता करवाते, उनके जाने के बाद आंटी उसे किचन में साथ ले जातीं, कभी अपने किसी फ्रेंड के घर, तो कभी आउटिंग पर। ज़बरदस्ती उसे हर बात में शामिल करते। वो काफ़ी हद तक बहल गई थी। उनका खुलूस और मोहब्बत थी कि वो उनसे अटैच हो गई थी, सिर्फ़ वही एक नज़र नहीं आता था। और कभी आमना-सामना हो भी जाता, तो लापरवाह सा गुज़र जाता और वो सारा-सारा दिन कुढ़ती रहती। उसे अहमद का इग्नोर करना बहुत बुरा लगता था। अपने इस बुरे वक़्त में उसे वही याद आया था और वो था जो उसकी मदद को आया था। फिर क्या बात थी कि वो उससे बोलता नहीं था, हालाँकि वो माफ़ी भी माँग चुकी थी। आज वो अंकल और आंटी के साथ बाहर नहीं गई थी। कमरे में पड़ी बोर होने लगी, तो वो बाहर आ गई और फिर वहीं रुक गई। टीवी लाउंज में टीवी के आगे वही बैठा था और खाना खा रहा था। तभी उसकी नज़र भी उस पर पड़ी थी। तुम मम्मा-पापा के साथ नहीं गईं? उसने सर नफ़ी में हिलाया था। वो कहकर दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गया, तो वो ढीठों की तरह दूसरे सोफ़े पर बैठ गई। उसने उसके बैठने पर देखा भी नहीं था। वो कितनी देर तक उसे देखती रही। अचानक उसने नज़रें घुमाकर उसे देखा, तो वो सिर पिटाकर टीवी की तरफ देखने लगी। ज़्यादा भूख लगी है? वो हैरत से उसे देखने लगी। यूं नदीतों की तरफ क्यों देख रही हो मुझे? क्या आंखों के रास्ते मुझे निगलने का इरादा है? ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। वो गुस्से में खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। दैट्स गुड, अपना ख्याल रखना। कमरे में आते आते उसकी आंखें भर आई थीं। वो सलमा आंटी से सर दर्द की गोली लेने आई थी, लेकिन इससे पहले वो अंदर दाखिल होती, अध खुले दरवाजे से उसे अपना नाम सुनाई दिया था। वो ना चाहते हुए भी बाहर रुक गई थी। बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे तो बहुत पसंद है। जी, बिल्कुल, इस प्यारी बच्ची का असल रूप नहीं देखा आपने, इसलिए प्यारी लगती है आपको। सलमा आंटी के जवाब में उसे अहमद की आवाज़ सुनाई दी। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम आयशा से शादी करना चाहते हो? अब नवाज़िश साहब की आवाज़ आई थी, जबकि आयशा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। जी, वो तब की बात है जब मैं उसे ठीक तरह से जानता नहीं था। जानते हैं ना, उसने अंकल को कितना टॉर्चर किया है? आयशा ने बेसाख्ता होंठ दांतों तले दबाया था। अहमद, वो उसका बचपना था और जो भी बात थी, बाप बेटी के दरमियान थी। अगर सुल्तान उससे नाराज़ होता, तो आखिरी लम्हों में कभी मुझे आयशा को बेटी बनाने की बात ना करता और ना तुम्हें उसकी ज़िम्मेदारी सौंपता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए शादी से इनकार कर रहे हो कि उसने किसी और लड़के से मंगनी की थी? नहीं, मैं जानता हूँ वो उसकी असलियत जानने के बाद उससे कितनी नफ़रत करती है। बात ये है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। गलत, उस दिन जब हम उसके घर पहुँचे थे, वहाँ सब थे। चलो उनको छोड़ो, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं भी था। लेकिन उससे सबसे पहले तुम्हें आवाज़ दी थी और जब तुम्हें उसकी दोस्त का फ़ोन आया था, तो पागलों की तरह भागे भी तुम थे। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें आयशा से शादी नहीं करनी तो बता दो। वो मेरी बेटी है और उससे तुमसे अच्छे लड़के मिल जाएँगे। उससे आगे अहमद ने क्या कहा, क्या फ़ैसला हुआ, वो नहीं सुन सकी। उस रात वो रोई नहीं पर सो नहीं सकी।
सुबह जब वो डाइनिंग रूम में आई तो वो तीनों मौजूद थे। वो नवाजिश साहब के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अंकल, मैं घर जाना चाहती हूँ। तीनों ने एक साथ उसे देखा था, जबकि वो नजरें झुकाए प्लेट के डिजाइन पर उंगली फेर रही थी। क्यों बेटा, हमारी कोई बात बुरी लगी तुम्हें? सलमा ने परेशानी से उसका चेहरा देखा। नहीं आंटी, आप लोगों ने जितनी मोहब्बत मुझे दी है वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती, लेकिन आखिर कभी ना कभी तो मुझे अपने घर जाना है। लेकिन तुम अकेली कैसे रहोगी? वैसे ही अंकल, जैसे वो सब लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता। अहमद ने बेसाख्ता पहलू बदला था। लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लाया हूँ, मैं तुम्हें अकेले वहां नहीं भेज सकता। प्लीज अंकल, मुझे फोर्स ना करें, मैं फैसला कर चुकी हूँ। वो यही बताने आई थी। बात खत्म करके वो किसी को भी कुछ कहने का मौका दिए बगैर उठ गई थी। तुमने कुछ कहा है आयशा को? नवाजिश साहब ने गुस्से से अहमद को देखा तो उसने सर नफी में हिलाया। वो तो खुद हैरान था कि उसे क्या हुआ है। मैं पूछता हूँ। नहीं पापा, मैं देखता हूँ। वो एकदम कुर्सी धकेल कर उठा था। उसने एक झटके से दरवाजा खोला था। वो अपने बैग में कपड़े रख रही थी। उसे देखकर वो चौंकी थी। ये क्या पागलपन है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से पैकिंग करती रही। तुम जानती हो ना, सादा पुलिस कस्टडी में नहीं, और तुम वहां अकेले रहना चाहती हो ताकि वो फिर कुछ उल्टा सीधा करे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसकी मुसलसल खामोशी पर अहमद ने गुस्से से उसे बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। तो अच्छा है ना, मेरे साथ उल्टा सीधा कर ले। जो लड़कियां अपने बाप को टॉर्चर करती हैं, उनकी इज्जत को नीलाम करती हैं, वो डिजर्व करती हैं कि उनके उनकी इज्जत से खेला जाए। बड़े जोर का थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। पहले तो वो गाल पर हाथ रखे हक्का बक्का उसका सुर्ख चेहरा देखती रही, फिर बेड पर बैठकर रोने लगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। होते कौन हैं आप मुझ पर हुक्म चलाने वाले? वो एकदम हाथ हटाकर गुस्से से बोली। तुम्हारा होने वाला शोहर। वो भी उसी के अंदाज में एक एक लफ्ज चबा कर बोला। मुझे नहीं करनी आपसे शादी, पर मुझे तो करनी है। क्यों? क्योंकि आई लव यू। वो रोना भूलकर उसका चेहरा देखने लगी तो वो मुस्कुराता हुआ उसके बिल्कुल सामने बैठ गया। और अब से नहीं, तब से जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तुम्हारी सारी बदतमीजियों के बावजूद। अंकल की वजह से थोड़ा दिल खराब हुआ था, लेकिन जब उस दिन तुमने माफी मांगी थी, मैंने उसी दिन सब भुला दिया था। तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते थे? वो नाराज़ी से बोली। तुम्हें तंग कर रहा था, क्योंकि तुमने भी तो मुझे कम तंग नहीं किया था। और आपने रात को अंकल को क्यों कहा आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? वो इसलिए कि मुझे पता था कि तुम बाहर खड़ी हो। आपको सब कैसे पता चल जाता है? वो सब भूलकर जल्दी से बोली। मुझे दिल को जानने का इल्म आता है। अच्छा, तो बताएँ मेरे दिल में क्या है? मैं। अहमद के दावे पर वो हैरान रह गई। आपको कैसे पता चला? अहमद के कहके पर उसे अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ, तो एकदम खड़ी हो गई। चलो यही बात अब मम्मा-पापा को चलकर बताओ, वो परेशान हो रहे हैं। वो उसका बाजू पकड़ते हुए बोला। अहमद, मेरा हाथ छोड़ें। अब कि उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, चलो। वो उसे खींचते हुए बोला तो वो शर्मीली मुस्कुराहट लिए हुए उसके साथ चलने लगी, क्योंकि अब उन्हें यूं ही साथ रहना था।